All right. Good morning, everyone. Welcome to the first session. So we'll start with stats. Okay. तो पहले हम लोग ये देखेंगे कि स्टैट्स में ओवरऑल क्या कवर होता है. ठीक है. एवरीथिंग. जस्ट अ सेकेंड. यस. ओके. ठीक है. तो स्टैट्स में हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या क्या कवर होता है विद रिस्पेक्ट टू डेटा एनालिस्ट एंड डेटा साइंटिस्ट. उसके बाद देखेंगे कि हम स्टैट्स में इस कोर्स में क्या कवर करेंगे. ऑल राइट. ओके. So statistics, first thing that we'll go through is obviously statistics and its role in data science. क्यों पढ़े हम statistics? फिर statistics and its type, descriptive statistics, inferential statistics. उस समझेंगे क्या होता है, population and sample, then sampling techniques. Descriptive statistics में किस किस तरीके की techniques होते हैं. इसके बाद why measures of central tendency is not enough. All of this we'll cover. Measure of dispersion cover करेंगे किस किस तरीके के होते हैं, and we'll end at 5 number summary, the box and whisker plot. Outlier removal अगर आपने सुना होगा, this is a technique for outlier removal. So we'll end at this box and whisker plot. ये हमारा पूरा कवरेज होगा फॉर द फाउंडेशन. क्यों? क्योंकि ये चीजें इज रिक्वायर्ड बाय बोथ डेटा एनालिस्ट एंड डेटा साइंटिस्ट. तो इतना तो हम सबको कवर करना है. नाउ दोज जिनका ये कंप्लीट हो जाएगा एंड दोज हु थिंक दैट दे वांट टू गो फर्दर इनटू डेटा साइंस, उनके लिए क्या टॉपिक्स बच जाते हैं ये. यू कैन गो थ्रू इट वंस. एक बार आप लोग रीड कर लो कि ये क्या क्या चीजें हैं. ये अभी कवर नहीं होंगी. दिस इज जस्ट फॉर एन आइडिया कि व्हाट विल बी लेफ्ट. ऑनलाइन स्टूडेंट्स आर एबल टू सी द बोर्ड. ठीक है. क्विकली रीड दिस एंड यू विल अंडरस्टैंड. सो इन्फ्रेंशियल स्टैट्स, जैसे यहाँ पे था डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स हम कवर करते हैं फाउंडेशन में, और इन्फ्रेंशियल स्टैट्स इज मोर टुवर्ड्स डेटा साइंस. वो हम तब कवर करेंगे. उसके अंदर ये सारी चीजें इन्फ्रेंशियल स्टैट्स में आ जाती हैं. अगर स्टैटिस्टिकल टेस्ट के बारे में सुना हो, क्यू क्यू प्लॉट, सेंट्रल लिमिट थ्योरम सुना होगा, अगर थोड़ा बहुत कुछ थोड़ा आइडिया होगा, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, देन स्टैंडर्डाइजेशन टेक्निक्स, नॉर्मलाइजेशन टेक्निक्स, ये सब हम कवर करते हैं लेटर ऑन व्हेन यू मूव टुवर्ड्स डेटा साइंस. अब हम शुरू करेंगे यहाँ से and we will go till here. ठीक है. All right. So ठीक है. तो ये हमारा है. This is the starting point. So सबसे पहले ये जानना जरूरी है स्टैट्स पढ़ने से पहले कि why stats. Stats का क्या रोल रहता है in the data science life cycle. So firstly I would like to ask you, what is statistics? What do you understand by statistics? Collection of data से लेके उसका interpretation और analyze करना. Correct. From the population और जो भी अगर आपने कुछ input किया है intervention तो उसका क्या result आया. Okay. All right. आपको बताना है? Okay. Anyone in the online? You can raise your hand and I'll call you out. ठीक है. So जैसे कि नम्रता ने बताया, so what is statistics? Statistics is simple. It is about collecting data, analyzing data, doing some manipulations on the data and finally going till decision making. मतलब कि हर स्टेप पे ये सारा जो डेटा के साथ डीलिंग होता है, इसमें क्या काम आता है? स्टैटिस्टिक्स काम आता है. Now how is statistics specifically related to data science? तो डेटा साइंस के लिए स्टैटिस्टिक्स क्यों पढ़ते हैं? So as you go, the first step in that comes is data collection and sampling. यानी कि सबसे पहले तो हमें डेटा चाहिए. करेक्ट. तो इसमें भी हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे वो डेटा कलेक्ट होता है, क्या स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स होती हैं सैम्पलिंग के लिए. सो द फर्स्ट स्टेप में स्टैटिस्टिक्स का काम आ गया, विच इज डेटा कलेक्शन. सेकेंड इज डेटा क्लीनिंग एंड प्री प्रोसेसिंग. वंस यू हैव द डेटा, आपको डेटा क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि रॉ डेटा के ऊपर इतना अच्छा आप काम नहीं कर सकते. फर्स्ट यू नीड टू हैव इट इन द राइट मैनर. तो उस काम में भी स्टैटिस्टिक्स काम आता है. जैसे नॉर्मलाइजेशन करते हैं, डेटा का स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, या कुछ आउटलायर फिक्सेशन किया या कुछ भी किया, दैट ऑल कम्स हियर. डेटा समराइजेशन एंड एक्सप्लोरेशन. अब आपने डेटा की साफ सफाई कर ली, अब आपको डेटा को विजुअलाइज करना होगा, यानी कि एनालाइज करना होगा क्या है कैसा है. उसमें भी स्टैट्स काम आता है. जैसे आपने चार्ट्स सुना होगा, पाई चार्ट्स, बार ग्राफ्स, हिस्टोग्राम्स, ये सब किसमें काम आता है? डेटा समराइजेशन एंड एक्सप्लोरेशन. फिर इसके बाद आ जाता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स. ये हम आगे देखेंगे एग्जैक्टली व्हाट डू वी मीन बाय इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स. बट ये कुछ ऐसा है कि अगर आपने
यू हैव मतलब आपने डेटा से कुछ समझा, अब उससे इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करना फॉर अ लार्जर पॉपुलेशन. हम समझेंगे ये सब अभी, पॉपुलेशन क्या होता है ये सब, बट दिस इज व्हाट इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स हैज. देन मॉडलिंग एंड प्रिडिक्शन, दिस इज इंटरेस्टिंग. तो डेटा साइंस जो होता है, यहाँ तक अपना पूरा काम आ जाता है, यहाँ तक दिस इज ऑल बाय डेटा एनालिस्ट. फिर अपना आगे क्या काम आ जाता है, मॉडलिंग एंड प्रिडिक्शन. यानी कि अब आपके पास डेटा है, अब आपको क्या करना है डेटा से, करेक्ट, आप डेटा को यूज करोगे फॉर फ्यूचर यूज फॉर अनसीन डेटा, मशीन लर्निंग में, करेक्ट. यहाँ पे आई वुड जस्ट गिव अ ब्रीफ इंट्रो ऑफ व्हाट मशीन लर्निंग इज. सो व्हाट इज मशीन लर्निंग? एज द नेम सजेस्ट, मशीन इज लर्निंग, करेक्ट. व्हाट इज मशीन लर्निंग? इट इज लर्निंग फ्रॉम द डेटा. कहाँ से सीख रही है मशीन? डेटा से सीख रही है. और क्या सीख रही है? क्या सीख रही है? पैटर्न्स. पैटर्न सीख रही है. क्या सीख रही है डेटा से? पैटर्न सीख रही है. कैसे सीख रही है? थ्रू मशीन लर्निंग मॉडल्स. ठीक है, मशीन लर्निंग में कुछ मॉडल्स बनाए जाते हैं, उनसे मशीन क्या सीखती है? पैटर्न सीखती है. क्यों सीखती है? एग्जैक्टली ताकि फिर लेटर ऑन जो मशीन है वो अनसीन डेटा पे, यानी कि जो नया डेटा आएगा उस पर प्रिडिक्शंस कर सके, उस पर कुछ जो उसने सीखा है करंट पैटर्न से, उन पैटर्न्स के बेसिस पे कुछ कंक्लूजन ड्रॉ कर सके, प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, करेक्ट. दैट इज इन वेरी सिंपल वर्ड्स व्हाट इज मशीन लर्निंग. आज मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि मशीन लर्निंग होता क्या है, कि क्या लर्न करती है, क्यों लर्न करती है, कैसे लर्न करती है और किस पर लर्न करती है. फाइनली आ जाता है डिसीजन मेकिंग. यानी कि जब आपने सारा काम कर लिया तो एंड में आपको डिसीजन लेना है. जैसे मान लो कोई भी डेटा को रिलेटेड, या फिर मॉडल ए अच्छा है कि मॉडल बी अच्छा है, करेक्ट. तो उसके लिए भी स्टैटिस्टिक्स काम आती है. तो अभी हमने देखा कि पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक किसका रोल है? स्टैटिस्टिक्स का रोल है. तो क्या अच्छा होना चाहिए अपना? स्टैट्स अच्छा होना चाहिए. तो हम इसीलिए पहला टॉपिक क्या स्टार्ट किए? स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, ऑल गुड ऑनलाइन? कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? गिव अ थम्स अप इफ एवरीथिंग इज फाइन. ठीक है, वेरी गुड, ओके. सो अब नेक्स्ट, हाँ कोई क्वेश्चन है? हिमांशु? रेज योर हैंड ओनली व्हेन यू हैव अ क्वेश्चन. हाँ हिमांशु? नो मैम. ओके ठीक है, अदरवाइज थम्स अप करेंगे, नहीं तो हैंड रेज करेंगे. अब हम पढ़ते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होती है और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होती है. तो सबसे पहले ये डिफरेंस पता होना चाहिए, करेक्ट. सो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एज द नेम सजेस्ट, आपके पास कोई डेटा है और आप उसे डिस्क्राइब कर रहे हैं. ठीक है, जैसे कि आज हमारे पास यहाँ पे 40-50 का बैच है. अगर मुझे इस डेटा को डिस्क्राइब करना है, तो जैसे मान लीजिए मुझे कॉलेज के अक्रॉस करना है कि मोड क्या है, तो इसका क्या मतलब हुआ? सबसे ज्यादा बच्चे किस कॉलेज से हैं, करेक्ट. इसके अलावा मान लीजिए मुझे, जैसे आपको एक फील्ड था, करेक्ट, कि एस्पायर्ड सीटीसी. ठीक है, उसमें मान लीजिए मेरे को एक प्लॉट करना है कि ज्यादातर बच्चों का एस्पायर्ड सीटीसी कहाँ से कहाँ लाई करता है. सो ऑल ऑफ दिस इज व्हाट? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. जितना डेटा है उसकी बात करेंगे. ठीक है, मेरे पास 50 बच्चों का डेटा है, तो मैंने 50 बच्चों का एक डिस्क्रिप्शन रेडी किया कि ये मीन है, ये मोड है, दिस इज हाउ द ओवरऑल डेटा लुक्स लाइक, करेक्ट. इसे क्या कहते हैं? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. ये एक छोटे से जो भी हमारे पास गिवन डेटा है उस पर ही की जाती है. यहाँ पे हम ये उसका डेफिनेशन ही लिखा हुआ है, समराइज डेटा टू हाईलाइट इट्स मेन फीचर्स क्लियरली एंड अंडरस्टैंडेबली, फोकसिंग सोलली ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स विद इन द सैंपल. ठीक है, यानी कि मेजर बात क्या है, उसी की बात करेंगे जितना डेटा है. अब आ जाता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स. सो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स एज द नेम सजेस्ट, क्या सजेस्ट कर रहा है? इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करना, करेक्ट. इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करना क्या चीज पे? आपके पास कोई बहुत बड़ा सा कुछ डेटा था. अब आपके 1 करोड़ लोगों का डेटा था, आपको इंडिया पे कुछ तो एनालिसिस करना था. इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? 150-125 करोड़ पॉपुलेशन है. नॉट पॉसिबल कि आप सबके पास जाके कुछ डेटा कलेक्ट कर सके. तो आपने एक सैंपल उठा लिया, मान लीजिए मध्य प्रदेश से उठा लिया, जयपुर से उठा लिया, कहीं से भी उठा लिया. उस सैंपल पे आप अपना डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स या जो भी स्टैटिस्टिक्स है उस सैंपल को आपने रीड किया, पढ़ा. अब जो भी आपने पढ़ा उसे आप किस पे लगाएंगे? पॉपुलेशन पे. यू विल जनरलाइज इट, या फिर यू विल उन रिजल्ट्स को आप किस पे यूज करेंगे? पॉपुलेशन पे. उस सैंपल को हमने पढ़ा ही इसलिए था सो दैट वी कैन मेक सम इन्फरेंसेस फॉर आवर पॉपुलेशन. इज दैट करेक्ट? इसलिए इसे क्या कहते हैं? इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स. तो हम स्टार्ट करेंगे डिस्क्रिप्टिव से और जाएंगे कहाँ तक?
मतलब इसमें नहीं जाएंगे इन्फ्रेंशियल तक, बट स्टैट्स में ओवरऑल एंड में हम इन्फ्रेंशियल स्टैट्स तक जाते हैं। नेक्स्ट मैं कुछ एग्जाम्पल लूंगी दैट हाउ इट लुक्स लाइक। तो यहाँ पे आप ये देखो, ये अभी मैंने समझाया था, दीज आर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और ये मार्क्स है। अभी आपका ओरिएंटेशन टेस्ट हुआ था सब लोग का, मतलब कुछ लोग नहीं दे पाए थे बट सब लोग का ओरिएंटेशन टेस्ट हुआ था। तो ये उसका एक, उसी का नहीं मतलब एग्जाम्पल है। मान लीजिए उसका ये एक रिप्रेजेंटेशन है कि किसके 30 से 40 के बीच में मार्क्स है, किसके 90 से 92 के बीच में। तो ये क्या एग्जाम्पल हो गया डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स का, क्योंकि गिवन डेटा पे किया गया था। अब रोजमर्रा की जिंदगी में हम आटा चावल गेहूं ये सब खरीदने जाते हैं, आप बाजार में जाते हैं, अगर डीमार्ट पे जा रहे हैं, मतलब अगर आप क्लोज पैकेट नहीं खरीद रहे हैं, ओपन खरीद रहे हैं, कैसे खरीदते हैं? किलोग्राम या ग्राम। हाँ, किलोग्राम्स में खरीदते हैं। तो अब किलोग्राम्स में पता नहीं मुझे कितने दाने आते होंगे, आई हैव नो आइडिया। तो आप क्या एक एक दाना चेक करते हो? नहीं करते। एक मुट्ठी में थोड़ा सा चावल लेते हो, समझते हो कैसा है, टेक्सचर क्या है, सही है, कलर क्या है, और फिर आप क्या कहते हो, यार ये वाला चावल सही है, ये 80 रुपए किलो वाला चावल सही है, 40 वाला सही नहीं लग रहा है। तो ये कौन सी स्टैटिस्टिक्स हुई? इन्फ्रेंशियल। वेरी सिंपल वर्ड्स, करेक्ट, क्योंकि आपने थोड़े से चावल से पूरे चावल के बारे में आइडिया लगाया। सो दिस इज व्हाट इट सेज, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, मेरी स्पीड तेज तो नहीं है? नहीं है, सही है, तेज हो रही है, स्पीड सही है ऑनलाइन, ठीक है। सो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का एग्जांपल हो गया डिस्क्रिप्टिव का। अब कुछ चीजें लेंगे। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या मेथड्स होते हैं, अब हमको डिस्क्राइब करना है तो कुछ मेथड्स तो होते होंगे। तो सेंटर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होते हैं, आगे पढ़ेंगे। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन होते हैं, वो भी आगे पढ़ेंगे। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस होते हैं। इस तरह से डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की जाती है। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हाइपोथेसिस टेस्टिंग होता है, कॉन्फिडेंस इंटरवल्स होता है, और रिग्रेशन एनालिसिस एटसेट्रा एटसेट्रा, ये चीजें होती हैं। दिस इज जस्ट फॉर अ ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग की इसमें क्या चीजें आती हैं। ये हो गया एग्जाम्पल, हमने डिस्कस कर ही लिया। और कोई एग्जाम्पल बताएंगे इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का? रियल लाइफ एग्जाम्पल। ड्रग्स जो न्यू ड्रग्स आती हैं उसके टेस्ट करेक्ट, ठीक है। हाँ, ड्रग्स की टेस्टिंग होती है। और कोई? एग्जिट पोल्स, ओके, ऑलराइट, यू आर राइटिंग इन द चैट, जस्ट अ मिनट, सही है, ठीक है। एग्जिट पोल्स कैसे, ये कैसे हुआ सत्यम? वेल, एग्जिट पोल्स में लोग मतलब देखते हैं कि अच्छा लोगों ने क्या क्या वोट दिया है उसके हिसाब से करते हैं। अर्बन ठीक है, डेटा ही होता है, गड़बड़ होता है लेकिन इन्फ्लुएंशियल है वो। ओके। तो थोड़े डेटा से जब आप पूरे डेटा की बात करें तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। आई होप दिस इज वेरी क्लियर कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ओके, लेट्स गो अहेड। यहाँ पे अगेन एक एग्जाम्पल लिया गया कि सपोज यू हैव अ सैंपल ऑफ हाइट्स फ्रॉम अ स्कूल। स्कूल में अलग अलग बच्चे हैं, कोई 5 फुट, कोई 6 फुट से लेके ऐसे करके कुछ बच्चे हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस में आप क्या करेंगे, उसका मीन निकाल लेंगे या हिस्टोग्राम प्लॉट कर देंगे, या हो सकता है कुछ और करें, जैसे क्या करें, वेरिएंस निकाल लें कि भाई कितना स्प्रेड है, वो हम आगे पढ़ेंगे कैसे निकालते हैं, ये सब आप कर सकते हैं। इन्फ्रेंशियल स्टैट से आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं, समझने की बात है कि जैसे कि इसमें पहला पॉइंट लिखा है, यू कैलकुलेट अ कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द मीन हाइट व्हिच गिव्स यू अ रेंज ऑफ हाइट्स within which you can be confident that true population mean false. Simple words, मेरे पास 50 बच्चों की क्लास थी, मैंने बोला उन 50 बच्चों को देख के कि बच्चों की हाइट 5'4" है, जनरली जो हाइट है वो 5'4" है। कितने कॉन्फिडेंस से मैं ये कह सकती हूँ कि बाकी बाहर कोई भी जो बच्चा होगा इस डोमेन का, उसकी हाइट 5'4" के अराउंड होगी या 5'4" पे लाई करेगी। व्हाट इज द कॉन्फिडेंस दैट आई हैव इन सेइंग दैट? ओके, तो अब आपने क्या किया, इन्फ्रेंस निकाला। आपने 50 बच्चों को देख के कॉन्फिडेंस इंटरवल, एग्जैक्टली आई वॉन्ट एक्सप्लेन व्हाट इज कॉन्फिडेंस इंटरवल, बट हाँ, कितने कॉन्फिडेंस से कितने इंटरवल में लाई करेगा। अगर 5'4" किया तो 5'3", 5'6" के बीच में, 5'5" के बीच में लाई करेगा। सो दैट इज व्हाट। तो अपने बड़ी पॉपुलेशन के लिए कहा कि 5'4" एक एवरेज हाइट है विद अ कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ सो एंड सो, ठीक है। फिर you perform a test to determine whether the average height of students is different. Okay, so ये basically again don't go on hypothesis testing, but this is more like कि किसी ने आपको कहा था कि generally जो है बच्चों की हाइट 5'4" होती है। अब आपने ये सैंपल लिया, आपने इनकी हाइट निकाली और आपकी 5'5" आई।
तो क्या कोरिलेशन है, मतलब क्या क्या हाइपोथेसिस टेस्ट, यानी कि जो वो बात कही गई थी वो कितनी सही थी, वो कितनी मैच करती है, कितना मेल खाती है मेरे सैंपल से, दैट इज व्हाट इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स कैन हेल्प यू आउट। उसके अलावा कितना बड़ा सैंपल है, अब इंडिया की बात करेंगे, 125 करोड़ की 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो क्या मैं सिर्फ मेरे घर के 4 लोगों का डेटा ले लूँ इंडिया की पॉपुलेशन समझने के लिए? नहीं, राइट। तो मुझे अलग बहुत बड़ा सैंपल स्पेस लेना पड़ेगा। तो पॉपुलेशन के बेस पे ये भी डिसाइड होता है कि सैंपल साइज कितना होना चाहिए ताकि मेरा इन्फ्रेंस करेक्ट आए, ठीक है। इसके अलावा ठीक है, इसके अलावा 2 डेटा सेट्स को कंपेयर करना, यानी कि ये एक क्लास है, अब मैं इसे पिछले बैच से कंपेयर करूंगी, जो पिछला बैच निकला है इनकी और इनकी एवरेज में क्या सिमिलैरिटी है, मार्क्स में क्या सिमिलैरिटी है। तो इस तरीके की चीजें इन्फरेंशियल स्टैट से आप निकाल सकते हैं गिवन दिस डेटा, ठीक है। सो दिस इज फॉर एन अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स इज यूजफुल एंड हाउ इन्फरेंशियल स्टैट्स इज यूजफुल। एनी डाउट्स? ऑल गुड? ठीक है, कोई डाउट्स नहीं है, ऑल राइट। अब समझ लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं इन्फरेंशियल स्टैट्स कह रहे हैं, सैंपल बोल रहे हैं, तो ये सैंपल और पॉपुलेशन होता क्या है? तो सीधी सी बात है, जिस भी डेटा पे हमें कोई एनालिसिस करना है या जिसके बारे में कोई स्टेटमेंट देना है या जिसके बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है, जो भी है वो क्या हो गई? पॉपुलेशन, क्योंकि उस पूरे के बारे में। अब उसका एक छोटा सा हिस्सा जिसे लेकर मैं उसकी स्टडी करूंगी वो क्या हो गया? सैंपल। सिंपल। पॉपुलेशन हो गया जिसके बारे में पूरा देखना है, और सैंपल हो गया जिससे मैं उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स पास करूंगी या कुछ एनालिसिस करूंगी। सो दैट इज योर पॉपुलेशन एंड सैंपल। अब जैसे ये इसने बोला है कि मान लीजिए कि हमें ये पता करना है आईटी प्रोफेशनल्स की क्या सैलरी होती है। अब मुझे नहीं पता बैंगलोर में कितने आईटी प्रोफेशनल्स है, क्योंकि ऐसा कहते हैं बैंगलोर में अगर आप एक पत्थर मारेंगे तो या तो इट विल हिट अ डॉग और इट विल हिट अ आईटी प्रोफेशनल। तो मुझे नहीं पता कितने हैं वहां पे, बहुत सारे। अब उनकी सैलरी पता करनी है, आई कांट डू इट, राइट। मतलब ऐसे एक एक के पास जाके मैं नहीं कर सकती। तो मैं क्या करूंगी, एक सैंपल लूंगी, मे बी एक कंपनी उठा लूँ, या फिर एक तरीके की कंपनीज उठा लूँ, या एक सोसाइटी में जहाँ रहते हैं वहां ले लूँ, डिपेंडिंग अपॉन की व्हाट इज कन्वीनियंट एंड व्हाट इज मोर बेटर फॉर द अप्रोच। सही है। तो सिंपल सी बात है कि पॉपुलेशन होता है पूरा और सैंपल होता है इसका एक छोटा सा हिस्सा, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग, आप लोग ऑलरेडी पहले से स्टार्ट बैकग्राउंड के हैं, बट आई होप लाइक इसके बाद आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो थोड़े और अच्छे से क्लैरिटी आएगी, जो भी हैं। अब बहुत सारे कुछ बच्चे हैं जिनको पहले से स्टार्ट पढ़े हुए हैं। सैम्पलिंग टेक्निक्स, अब हमने देख लिया, बात करी सैंपल की। अब ये सैंपल निकालें कैसे? पॉपुलेशन है, हमें ये भी पता चल गया सैंपल से बात करनी है, लेकिन वो निकालें कैसे? क्या तरीका है, क्या सही तरीका है सैम्पलिंग करने का? करेक्ट। तो ये बोलते हैं कि चॉइस ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक किस बात पे डिपेंड करती है कि ऑब्जेक्टिव क्या है। सही बात है कि अगर मेरे को अगर मुझे ये निकालना है कि जनरली अर्निंग मेंबर कौन है, तो मैं सैंपल्स कहाँ से उठाऊंगी? घरों से उठाऊंगी, है ना, फैमिलीज से उठाऊंगी कि भाई यहाँ अर्निंग मेंबर ये है, यहाँ अर्निंग मेंबर ये है, यहाँ अर्निंग मेंबर ये है। अगर मेरे को ये निकालना है कि आईटी प्रोफेशनल्स की सैलरी कितनी है, तो मैं घरों की जगह कहाँ से उठाऊंगी? ऑफिस से उठाऊंगी। करेक्ट। तो डिपेंडिंग अपॉन माई यूज केस मेरा सैम्पलिंग टेक्निक, मेरा सैम्पलिंग का तरीका बदल जाता है। अलग अलग तरीके की सैम्पलिंग टेक्निक्स होती है। एक होती है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, एज द नेम सजेस्ट इट इज सिंपल। दूसरा इट इज रैंडम, आपके पास 100 लोग थे, आपको 10 लोग का सैंपल उठाना था, आपने कहा ठीक है तू आ जा, चल ठीक है तू आ जा, चल ठीक है तू आ जा। तुमने 10 उठा लिए विदाउट गिविंग अ थॉट कि इसको लें कि इसको लें। सो एवरी पर्सन इन दिस पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड, पिक्ड। करेक्ट, इज दैट राइट? क्योंकि आपके पास 100 लोग थे, सबकी इक्वल प्रोबेबिलिटी है, देयर इज नो डिफरेंस इन द पॉपुलेशन। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में आप बस एक रैंडमली उठा लेंगे 10 लोग। फिर आ जाती है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में देयर इज अ सिस्टम। अब आपकी सैम्पलिंग रैंडम नहीं है, सिस्टमैटिक है कि मैं 2 छोड़ के उठाऊंगी, 3 छोड़ के उठाऊंगी, 4 छोड़ के उठाऊंगी। करेक्ट, दैट इज व्हाट सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टम से सैम्पलिंग की, इट इज नॉट रैंडम, इट इज सिमिलर टू दिस बट इन अ सिस्टमैटिक फैशन। फिर आ जाती है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। अब स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग क्या होती है कि क्या एग्जाम्पल है इसका, जैसे
हाँ, ये भी सिस्टमैटिक सैम्पलिंग हो गई, करेक्ट। और इसके अलावा इसमें ये भी हो सकता है, जैसे तुमने आईटी प्रोफेशनल का दिया कि 10 से 20 वालों में थोड़े उठाने हैं, थोड़े 20 से 30 वालों में उठाने हैं। इसमें ये एक ज़्यादा बेहतर ये भी हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि हमने गर्ल्स में से एक सैंपल उठाया और बॉयज़ में से एक सैंपल उठाया, तो एक स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग हुई, यानी कि हर मतलब हमने स्ट्रैटाज में पहले पॉपुलेशन को डिवाइड किया और उन स्ट्रैटाज में से सैंपल लिए। क्यों ऐसा किया? ताकि जियोग्राफिकली लाइक कवर हो जाए पॉपुलेशन की डेंसिटी लोग प्रॉपर कवर हो, हाँ, हर एक एरिया से एक रिप्रेजेंटेशन आए, करेक्ट, ताकि मेरा जो सैंपल है वो पॉपुलेशन का करेक्ट रिप्रेजेंटेशन हो। इसके लिए मैंने स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग लिया, जिसमें हर स्ट्रैटा से लोग जो थे उनमें से सैंपल उठाए। सो यहाँ पे जैसे कि आप देखोगे स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, तो ये एक स्ट्रैटा के लोग थे, ये येलो येलो वाले, ये एक स्ट्रैटा के थे, ये एक स्ट्रैटा के थे, ये एक स्ट्रैटा के थे, इसमें से एक उठाया, इसमें से एक उठाया, इसमें से और इसमें से, हर जगह से एक सैंपल लिया, एक रिप्रेजेंट। राजस्थान की तो स्टडी करनी है तो सारे राजस्थान के विलेजेस से एक ग्रुप लिया और Correct. उसके बाद उनमें से एक सैंपल लिया, करेक्ट, तो इट विल कवर होल एग्जैक्टली। जैसे इंडिया की जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं और सिर्फ मुंबई की बात कर ली, या फिर इंडिया की जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं और सिर्फ दिल्ली की बात कर ली, तो ये गलत है, राइट। हमें पहले स्ट्रैटाज में डिवाइड करना पड़ेगा, चाहे वो स्ट्रैटाज अपर ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप, लोअर इनकम ग्रुप भी हो सकते हैं, वो स्टेट वाइज स्ट्रैटाज भी हो सकते हैं, जेंडर वाइज स्ट्रैटाज भी हो सकते हैं, करेक्ट, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। तो ये हो जाती है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। फिर आती है क्लस्टर्ड सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग के अंदर क्या होता है, इसमें तो हमने स्ट्रैटास बनाए थे, उसके अंदर हम क्लस्टर्स बनाते हैं और फिर क्लस्टर को सैंपल में लेते हैं, समझे? यानी कि मान लीजिए मेरे को यहाँ पे ये देखना है कि इंडिया में जो स्कूल्स हैं उसमें, इंडिया के स्कूल्स में एजुकेशन स्टैंडर्ड कैसा है, ठीक है, इंडिया के स्कूल्स में एजुकेशन स्टैंडर्ड कैसा है, तो मैं क्या क्या सैंपल में मेरे क्या आना चाहिए, व्हाट शुड बी अ पार्ट ऑफ माय सैंपल? हाँ, वो तो क्राइटेरिया हो गया, सैंपल में क्या आना चाहिए? एनीवन इन दी ऑनलाइन? करेक्ट, करेक्ट, राइट। ऑनलाइन में कोई बताएगा? सो तो नहीं गए ऑनलाइन वाले? वीडियो ऑन कर लो कोई कोई तो अपने। नो मैम। अच्छा, नहीं ऑन करोगे? यार मैम। ठीक है। सो मैं कहाँ पे थी? क्लस्टर सैम्पलिंग। तो हमें क्या पता करना था कि इंडिया के जो स्कूल्स हैं उनका टीचिंग पैटर्न, टीचिंग स्टैंडर्ड कैसा है। तो अब मेरा जो सैंपल है वो एक क्लस्टर होएगा, यानी कि स्कूल होगा। स्कूल इज व्हाट? इट इज़ अ क्लस्टर, बच्चे भी हैं उसमें, टीचर भी है उसमें, सारी चीज़ें हैं, और मुझे पता करना था कि स्कूल का टीचिंग स्टैंडर्ड कैसा है। तो मैंने ये क्लस्टर्स में से कुछ को पिक कर लिया, यानी कि जैसे जयपुर के कुछ स्कूल्स का एक क्लस्टर बनाया, एमपी के कुछ स्कूल्स का क्लस्टर बनाया और उनको सैम्पलिंग में ले लिया। बहुत सारे क्लस्टर्स बनाए और कुछ क्लस्टर्स को सैंपल कर लिया, ठीक है, दैट इज व्हाट क्लस्टर्ड सैम्पलिंग। तो यहाँ पे देखो, ये इन्होंने 1 2 3 4 5 6 क्लस्टर्स बनाए थे, पूरी पॉपुलेशन में से 6 क्लस्टर बना दिए, जैसे जयपुर के स्कूल्स का, अजमेर के स्कूल्स का, ऐसे करके, और कुछ क्लस्टर्स को पिक कर लिया फॉर देयर एनालिसिस, ठीक है। तो ये हो गया क्लस्टर्ड सैम्पलिंग, सिंपल है। बस ये अलग अलग तरीके की सैम्पलिंग टेक्निक्स है अपने अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए, डिपेंडिंग ऑन कौन कहाँ पे ज़्यादा सूट करती है, ठीक है। ये वही है जो मैंने अभी बताया, इसको आप पढ़ लो चाहे, इससे आपका समराइज हो जाएगा माइंड में, एक बार रीड कर लो कि चारों क्या होती हैं। सही है, तो ये आपने पढ़ लिया, क्लस्टर सैम्पलिंग पढ़ लिया, आज डाटा से डिवाइड होता है, यहाँ क्लस्टर्स चुने जाते हैं। अब ये कुछ वो हैं, यहाँ पे मैं खड़ी हो जाती हूँ, ये दिख तो नहीं रहे आंसर्स? नहीं दिख रहे, थोड़े थोड़े दिख रहे हैं, अच्छा सब देख लिया, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो वैसे ही डिस्कस कर लेते हैं। रैंडमली सेलेक्टिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम अ क्लास लिस्ट कंडक्ट अ सर्वे, किस तरह की सैम्पलिंग है?
सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है। कोई और बताएगा? ऑनलाइन वाले इतने चुप चुप क्यों हैं? ऑफलाइन वाले बच्चे पढ़ रहे हैं क्या आज? मजा नहीं आ रहा है क्या? मजा नहीं आ रहा है? आ रहा है? कुछ कर नहीं सकते हो ऐसे नहीं आ रहा है तो, बट हाँ। सो ये हो गई सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, क्योंकि क्लास में से बच्चे पिक किए। अब ये सेकेंड वाली देखो, डिवाइडिंग अ पॉपुलेशन ऑफ एम्प्लॉयज इनटू डिफरेंट जॉब रोल्स एंड सेलेक्टिंग रैंडम सैंपल्स फ्रॉम ईच स्ट्रैटा टू इंश्योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेंडर। स्ट्रैटाज में डिवाइड किया डेटा को, जेंडर में डिवाइड किया, और फिर पता किया कि क्या उनका, इसमें क्या पता कर रहे हैं, जॉब रोल्स की क्या क्या, किस किस जॉब में लगते हैं लोग। तो ये हो गई स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। फिर इसमें बोला सेलेक्टिंग एवरी 10th कस्टमर, सिस्टम है, तो ये हो गई सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। फिर ये हो गया सर्वे रीडिंग हैबिट्स, सर्वे ऑफ रीडिंग हैबिट्स बाय रैंडमली सेलेक्टिंग 5 आउट ऑफ 20 स्कूल्स इन अ डिस्ट्रिक्ट एंड सर्वेइंग ऑल स्टूडेंट्स। तो ये स्टूडेंट्स का क्लस्टर हो गया, करेक्ट। जो मैंने पहले एग्जांपल दिया था उसमें स्कूल्स का क्लस्टर बन रहा था, और ये स्कूल इज नाउ इटसेल्फ अ क्लस्टर ऑफ स्टूडेंट्स, कि मुझे स्टूडेंट्स के बारे में पता करना ना, तो मैं एक स्कूल चली गई बिकॉज इट इज बाय इटसेल्फ अ क्लस्टर। समझ में आ गया यहाँ तक? ये 4 तरीके की सैम्पलिंग टेक्निक्स हो गई। अब आगे बात करते हैं। अभी तक हमने पढ़ा पॉपुलेशन क्या होता है, सैंपल क्या होता है, सैंपल्स को कैसे सैम्पलिंग करते हैं, और उसकी क्या क्या टेक्निक्स होती हैं। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या रिप्रेजेंटेशंस होते हैं। तो ये होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब अभी हमारे पास डेटा दिया हुआ है, हियर आर द एग्जाम स्कोर्स, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये अपने ओरिएंटेशन स्कोर मान लो कि ये आपके सबके ओरिएंटेशन स्कोर्स थे। अब इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रीड दिस डेटा, राइट, कि किसके कितने थे, क्या थे, बहुत थोड़ा कम्बरसम है। तो इसको एक टेबल में डाल दिया। क्या टेबल में डाला? स्कोर रेंज लिख दिया, 60 से 70 में इतने बच्चे हैं, इतने से इतने, इतने से इतने, और इतने से 7 बच्चे हैं। तो ये डेटा काफ़ी रीडेबल हो गया। इसे क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है। अभी एक टर्म और आएगी इसमें, विच इज कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी टेबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटरवल्स हैं, 60 to 70 का डेटा है, फिर 70 से 80 का डेटा है, 80 से 90, तो देयर आर कंटिन्यूअस इंटरवल्स। तो ये क्या हो गई? कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी बात करेंगे तो ये है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे आपके पास एक क्लास में बच्चों के फेवरेट कलर्स लिखे हुए हैं, किसी बच्चे का रेड होगा, किसी का ब्लू होगा, किसी का ग्रीन होगा, एंड सो ऑन। इसको जब हमने टेबल में डाला तो हमें पता चला रेड कितने बच्चों का फेवरेट है, ब्लू कितने बच्चों का फेवरेट है, एंड सो ऑन। दिस इज व्हाट डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों डिस्क्रीट है और ये कंटिन्यूअस क्यों है? लाइक वो कंटिन्यूअस नंबर्स का, अगर अपन हाइट, एज और उसका लेके नंबर्स करना है तो, और यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है कि पॉपुलेशन कितना है जो प्रेफर कर रही है एक पर्टिकुलर चीज। अगर अपन ने पॉपुलेशन को चॉइसेस दी, ठीक है। सो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये जो दिख रहा है आपको, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ये कैटेगरीज हैं, ये डिस्क्रीट वैल्यूज हैं। देर इज नो काउंटिंग हियर, देर इज नो इंटरवल हियर, ये सब डिस्क्रीट वैल्यूज हैं। तो रेड को इतने लोगों ने पसंद किया, इसमें कोई वो नहीं है कि रेड से ब्लू, हाँ, तो यहाँ पे डिस्क्रीट वैल्यूज हैं, ठीक है। यहाँ पे रेंज नहीं दे सकते अपन चॉइस को, हाँ, वन रेड वन आएगा, ब्लू टू आएगा, करेक्ट। तो आप रेंज नहीं दे सकते, ये कैटेगरिकल फीचर हो गए। तो इसलिए ये क्या हो गया? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। कैटेगरिकल अभी नहीं मैं टर्म यूज करूंगी, वो बाद में करेंगे जब पढ़ेंगे। सो दिस इज बेसिकली डिस्क्रीट वैल्यूज, इसलिए ये हो गया डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। 2 तरीके के हो गए, कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट। अब इनको पिक्टोरियली भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये है तुम्हारा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का चार्ट। सिंपल वही किया जो टेबल थी। रेड वाले में 2 बच्चे थे, 2 मार्क कर दिए, ब्लू वाले में 3 थे, 3 मार्क कर दिए। इसको कहते क्या है? करेक्ट, क्या कहते हैं? ऑनलाइन इसे क्या बार कहते हैं? वेरी गुड, ये है बार ग्राफ। ये क्या है? हिस्टोग्राफ। करेक्ट, हिस्टोग्राम। तो ये मेरे को भी नहीं आता था थोड़े टाइम पहले तक कि इनमें ये डिफरेंस होता है कि बार ग्राफ अलग होता है, और मतलब ये डिफरेंस होता है बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में। तो बार ग्राफ क्या होता है? अपना डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में रिप्रेजेंटेशन होता है, एंड हिस्टोग्राम इज कंटिन्यूअस। ये देखो 60 से 70 में क्या है? 0 है। लेकिन अच्छा, ये ओके,
ये क्या है? क्या ये हिस्टोग्राम है? दिख रहा है? दिख तो रहा है ना? क्योंकि रेट 20 to 30 नहीं है मैम। कौन बोला कि नहीं है? बताओ क्यों नहीं है? बताओ बताओ, मैंने मिस कर दिया नाम, किसने बोला था? अच्छा, काफी सारे लोग चैट में डाल रहे हैं कि हिस्टोग्राम है, यहाँ पे भी बच्चे बोल रहे हैं हिस्टोग्राम है। एक बच्चे ने बोला नो, तो आप अपना आंसर बदलना चाहते हैं या 1 करोड़ नहीं क्या मतलब क्या करें बताओ? ठीक है, तो ये हिस्टोग्राम, पर मैंने तो बोला था हिस्टोग्राम कंटिन्यूअस होना चाहिए, जैसे ये कंटिन्यूअस है। बट वैल्यू 20 to between 30 0 होगी तो उसका ग्राफ रिप्रेजेंट नहीं एग्जैक्टली तो ऐसा नहीं है, यहाँ ग्राफ नहीं है, इट इज जस्ट दैट वो ऐसे है क्योंकि वैल्यू 0 है। तो कंटिन्यूअस का मतलब ये नहीं है कि वैल्यू मतलब हिस्टोग्राम का ड्राइंग जो है कंटिन्यूअस आना चाहिए, इट जस्ट मींस इंटरवल्स कंटिन्यूअस होने चाहिए, तो बीच में 0 आ सकता है। सो दिस इज अ हिस्टोग्राम, करेक्ट? हमें बात समझ में आ गई? अच्छा, इसमें लिखा है कि विजुअलाइजेस द डिस्ट्रीब्यूशन, हिस्टोग्राम जो है वो कंटिन्यूअस डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन को विजुअलाइज करता है बाय डिवाइडिंग इट इनटू इंटरवल्स और बिन्स। डिपेंड करता है आप बिन 20 का बना रहे हो, 30 का बना रहे हो, 1000 का डेटा तो हो सकता है 100 का बिन बनाओ, बेस्ड ऑन योर डेटा। द बार्स इन अ हिस्टोग्राम टच ईच अदर टू शो दैट द डेटा इज कंटिन्यूअस, ठीक है? जबकि बार ग्राफ में ऐसा नहीं होता है, बार ग्राफ के अंदर डिस्क्रीट वैल्यू थी तो अलग अलग से बताई जाती है। सिंपल है, एक कॉन्सेप्ट का रिवीजन हो गया, एक क्लैरिटी मिल गई कि हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में क्या फर्क होता है। चलो, नाउ बिफोर मूविंग ऑन टू सेंट्रल टेंडेंसीज, डिस्पर्जन का स्ट्रैटेजीज, ये सब हम एक क्विक चेक करते हैं कि हाउ मच डू वी नो राइट नाउ, ठीक है? उसके बाद हम पढ़ने के बाद दोबारा देखेंगे कि अब हमारे में कितना इजाफा हुआ है। पहला क्वेश्चन देखेंगे, इन अ सर्वे वी कलेक्टेड द एजेस ऑफ पार्टिसिपेंट्स, तो व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द पार्टिसिपेंट, कैसे निकालेंगे? ओके, आप बताओ। मीन निकालेंगे। मतलब मीन राइट, फॉर्मूला बता रहे हो मीन, और बाकी चैट में मीन, ठीक है? ओके, सेकंड क्वेश्चन, इन अ मैराथन व्हाट इज द टिपिकल फिनिशिंग टाइम फॉर एन आवर्स, टिपिकल का मतलब एवरेज, क्या आएगा, कैसे निकलेगा? मीन होगा, और कोई मोड कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन का क्या क्या बता रहे हैं? किसी ने मीन का है, किसी ने मोड का है, और मीन ओके, और मीडियन भी तो हो सकता है, होगा कि नहीं चलो बाद में देखेंगे। मीडियन नहीं हो सकता? मीडियम भी लाइक हो जाएगा ना कि मिड वैल्यू कितनी आ रही है उसके अकॉर्डिंग। तो उसमें क्या गलत है? मोड भी ले सकते हैं क्योंकि मोड ऐसा हो जाता है ना मैक्सिमम नंबर ऑफ, लेकिन हो सकता है उसमें बहुत सारे आलसी लोग थे तो वो पीछे पीछे रह गए, तो उन सबका टाइम ही बहुत आया कि उन्होंने 1 घंटे में मैराथन कंप्लीट करी। बिटवीन मीन एंड मीडियन। हाँ, मतलब ऑन एन एवरेज लोग किसमें, ओके ठीक है, तो हम ये नहीं डिस्कस करेंगे इसका आंसर क्या होगा, बट ओके वी आर कंफ्यूज्ड अ लिटिल बिटवीन कि क्या होगा, मीन होगा मीडियन होगा, ठीक है? हो सकता है दोनों भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो, आई एम नॉट मेकिंग एनी कंक्लूजन्स। थर्ड क्वेश्चन का बताओ, इन अ सर्वे वी कलेक्टेड स्टूडेंट प्लेसमेंट डेटा, तो विच कंपनी इज द मोस्ट पॉपुलर? तो क्या क्या मेजर क्या है? प्लेसमेंट्स है ना, लाइक कौन सी कंपनी है हाईएस्ट प्लेसमेंट, मोड नहीं, मोड। पॉपुलर अमंग, कौन सी कंपनी है सबसे ज्यादा ऑफर की है, विच कंपनी इज द मोस्ट पॉपुलर? जैसे कोई कंपनी है, इसमें इन्फोसिस ने कर दिया सबसे ज्यादा, किसी में अमेजोन ने कर दिया, सो इट इज, हाँ तो वो भी तो मोड ही हुआ। हाँ मतलब, हाँ तो वो निकाला तो मोड से ही ना, आपने काउंट ही तो किया कि कितने बच्चों में पॉपुलर थी, मतलब है ना? कोई भी कॉलेज को ले लिया जहाँ प्लेसमेंट हो रहा है वहाँ देख लिया कौन सा करेक्ट बच्चा मैक्सिमम कौन सी करेक्ट। कंपनी में। अच्छा, जिन लोग को
ऐसे अगर लोग हैं जिनका बेसिक अभी स्टैट्स में नहीं है वो ना डरे, ये सिर्फ अभी हम आगे पढ़ेंगे कि मीन मीडियन मोड ये सब पढ़ेंगे, ये तो बस अभी क्योंकि ज्यादातर बच्चों ने मैथ्स में पढ़ा होता है इसलिए मैंने यहाँ रख दिया है कि एक बार अपन बचपन का रिविजन कर लें। ठीक है, जल्दी लेते हैं। फोर्थ, अरे बाप रे सत्या ने तो सारे ही आंसर डाल दिए। ओके ठीक है, जो सबको पता चल गया सत्या। फिर फिफ्थ, फोर्थ का फोर्थ तो हो गया, नहीं फोर्थ का बताओ। हाउ डू वी गेट एवरेज प्लेसमेंट? mean, आर यू श्योर? फोर्थ का आंसर आगे पढ़ेंगे वैसे तो, बट फोर्थ का आंसर मीडियन होगा, क्योंकि ऑन शोर प्लेसमेंट ऑफ शोर प्लेसमेंट भी होते हैं। कोई कोई कंपनी 1 करोड़ का प्लेसमेंट दे जाती है और ज्यादातर बच्चों के 10, 12, 15 के लगे होते हैं, तो मीन तो तुम्हारा 50 लाख तक हो सकता है चला जाए, है ना? गलत हो जाएगा, बट आगे पढ़ेंगे, इट्स ओके। नेक्स्ट, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट जो है वो थोड़ा सा मीन मीडियन मोड से हटके हैं, तो वो कॉन्सेप्ट हम आगे भी देखेंगे। We have test scores from different schools. How do we compare the spread of scores between two schools? तो spread कैसे करें? तो स्टैंडर्ड डिविजन, वेरिएंस, ये सब आपने सुना होगा, स्प्रेड में वो काम आते हैं। कैसे आते हैं वो सब देखेंगे। ठीक, इसी तरीके से वी हैव एम्प्लॉय सैलरीज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलरीज पता करना है विद इन द कंपनी, तो इसके लिए एक चीज होती है क्वार्टाइल्स। ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे क्या होते हैं क्वार्टाइल, क्यों, कुछ और क्यों नहीं। इतना इतना जल्दी क्लास में कैसे? अच्छा, लास्ट है टेस्ट स्कोर डेटा सेट में कैसे पता करें कि एक पर्टिकुलर बच्चे का जो है रैंकिंग कहाँ पे आता है। इसके लिए क्या यूज करते हैं? सत्या क्या यूज करते हैं? 8th का आंसर कॉन्फिडेंस इंटरवल। अच्छा ठीक है, इसका देखेंगे आगे। सो जैसे नीट में, जेई में क्या निकलती है? परसेंटाइल्स निकलती हैं, राइट? तो परसेंटाइल्स क्या बताती हैं? रैंक बताती हैं, इन अ वे आपका रैंक बताती है। जिसका हाईएस्ट परसेंटाइल है वो उसका अच्छा रैंक है, जिसका थोड़ा कम है उसका नीचे, तो वो काम आता है। तो ये हमने एक अभी देखा है कि किस तरीके की चीजों में ये हमारी चीजें काम आती हैं, कि हम आगे जो पढ़ेंगे मीन मीडियन मोड, तो सवालों से हमने देखा कि क्या क्या यूज केसेस होते हैं। दैट्स इट। आगे चलते हैं। समझ में आ रहा है? सब समझ में आ रहा है? ठीक है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब हमने ये देखा कि हमें मेजर करना है डेटा को, कि जो भी है हमें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पता करनी है उसकी डेटा की। तो एक चीज होती है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो हमें ये बताती है कि डेटा का सेंटर कहाँ लाई करता है। एज द नेम सजेस्ट, डेटा की सेंट्रल टेंडेंसी क्या है। ठीक है, उसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं? मीन, मीडियन, मोड, ये तीनों डेटा का सेंट्रल टेंडेंसी बताती हैं कि डेटा उसका मिडिल वैल्यू कहाँ पे लाई करेगा। मीन क्या होता है? सबको पता होगा क्या होता है? एवरेज होता है। कैसे निकलता है? एन। ऑनलाइन कैसे निकलता है? जल्दी, इजी है वैसे तो, बट आई एम जस्ट आस्किंग कि मीन निकलता है सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज, सिंपल। मीडियन कैसे निकलता है? ओके, ऑड कैसे, मीडियन कैसे निकलता है? किसी का भी डेटा का मीडियन, करेक्ट, गुड। पहले हम वैल्यूज को अरेंज करते हैं, क्योंकि मिडिल वैल्यू तो फिर कुछ भी हो जाएगी, तुम्हारे डेटा की अलग हो सकती है, मैंने डेटा को उल्टा पढ़ लिया। तो पहले डेटा को अरेंज करते हैं और फिर उसका जो भी मिड वैल्यू होता है वो हो जाता है मीडियन। तो ये हमें अगेन क्या दे रहा है? डेटा की सेंट्रल टेंडेंसी दे रहा है ना, क्योंकि बीच का डेटा उठाया, और मीन तो दे ही रहा था सेंट्रल टेंडेंसी। मोड क्या होता है? मैक्सिमम अकरेंस, मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू, वो क्या होती है? मोड, कि क्या वैल्यू सबसे ज्यादा थी। अच्छा, मोड कैसे सेंट्रल टेंडेंसी हुआ? ये कैसे सेंटर दे रहा है? पॉपुलेशन में मैक्सिमम जो वो शो कर रहा है उसको बस बता रहा है, इसलिए इसको लाइक लीस्ट माना जाता है तो एवरेज निकालने। नहीं, लेकिन इसको हमने सेंट्रल टेंडेंसी में डाला ना मोड को, और हमने बोला कि डेटा का सेंटर बताता है, जो सेंट्रल टेंडेंसी होती है। एनीवन इन दी ऑनलाइन?
इस बार के ऑनलाइन बच्चे बड़े शांत शांत है, पिछले बार में तो ऑनलाइन बच्चे बहुत बोलते थे। अब बोले कैन बी फाउंड इन बार चार्ट ऑफ हिस्टोग्राम द कॉलम विद द हाईएस्ट हाइट। ओके, यानी कि अगर डेटा का हम मोड निकाल, अच्छा ये दिख रहा है जो मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ ऑनलाइन, ये दिख रहा है क्या? अच्छा दिख रहा है, गुड। ओके, तो अगर मैं ये बनाती हूँ, इसमें हाईएस्ट मोड कौन सी वैल्यू का है? x, हाँ n2, ठीक है, n2 का मोड हाईएस्ट है। तो ये सेंट्रल टेंडेंसी है डेटा की। अगर मैं इसको मैं कुछ इस तरह से डाल दूं, तो ये डेटा कहाँ पे, इसका वो पीक कहाँ पे आया है? मोड पे आएगा हमेशा डेटा का पीक, तो वो डेटा का सेंट्रल टेंडेंसी हो जाता है। अब वो जरूरी नहीं है ये हमेशा ऐसे ही हो, ये ग्राफ ऐसे भी जा सकता है, ये ग्राफ कैसे भी हो सकता है, लेकिन सेंट्रल टेंडेंसी यहीं पर ही आ रहा है, क्योंकि ग्राफ तो हम देखेंगे तो इसके अराउंड देखेंगे, राइट? इसलिए मोड भी एक सेंट्रल टेंडेंसी है। ठीक है, तो मीन मीडियन मोड समझ में आ गया, सम ऑफ वैल्यूज बता दिया, मिडिल वैल्यू होता है, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होता है, कैलकुलेशन देखा, एवरेज होता है। अच्छा, इसके अंदर ये सिंपल एक चीज है, अगर ऑड वैल्यूज हैं तो आप सीधे सीधे क्या करते हैं, n+1/2, क्योंकि अगर 7 चीजें, 3 इधर छोड़ोगे 3 इधर छोड़ोगे, बीच वाली चौथी हो गई, तो 7+1/2। और इवन है तो क्या करेंगे, हाँ करेक्ट, n/2 +1 कर देंगे, यानी कि जो n/2, और यानी कि अगर 4 वैल्यूज हैं तो सेकंड और थर्ड का मीन निकालेंगे, 2.5, 2.5 पे जो आएगा वो मीडियन होगा। तो इवन है तो सेकंड और थर्ड वैल्यू, यानी कि n/2 और n/2+1 वैल्यू का मीन इज योर मीडियन। मोड कह रहा है कि मोड जरूरी नहीं है यूनिक हो, और जरूरी नहीं है कि हर डेटा सेट में हो। सही बात है? कैसे सही बात है? करेक्ट, यानी कि हाँ जी, तो 1 1 2 2 3 4, ये इस डेटा में कितने मोड हैं? 2 मोड है ना, ऐसे डेटा को क्या कहते हैं? मल्टी मॉडल। हाँ, बाई मॉडल हो जाएगा क्योंकि 2 हैं, वैसे और होते तो मल्टी मॉडल हो गया। और अगर एक ही है तो, अगर ये 1 हटा दूं तो ये कैसा हो गया? यूनी मॉडल। करेक्ट, क्योंकि इसमें एक ही मोड है विच इज 2। अच्छा, और अगर डेटा ऐसा है तो इसमें कितने मोड है? कोई मोड नहीं है, देयर इज नो मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू। तो ये इसीलिए इसने लिखा कि जरूरी नहीं है हर डेटा में मोड हो, मीन तो होगा, मीडियन तो होगा, लेकिन मोड का होना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो डेटा नो मॉडल भी हो सकता है, यूनी मॉडल भी हो सकता है, बाई मॉडल भी हो सकता है, और मल्टी मॉडल भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द डेटा। ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं है कि मोड होगा ही डेटा। ठीक है, आगे बोलते हैं यूजफुलनेस क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है, सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछूंगी, जब मीन था कि भाई सम ले लिया, डिवाइडेड बाय एन कर दिया, एवरेज निकल गया, तो बेफालतू में मीडियन क्यों लाए? क्या मतलब था मीडियन का? मिड वैल्यू, मैक्सिमम को सपोर्ट कर रहा है ना मिनिमम को सपोर्ट कर रहा है। तो मीन भी तो एवरेज होता है, वो भी तो मैक्सिमम मिनिमम को सपोर्ट नहीं करता। बताइए बताइए बताओ, स्टैटिस्टिक्स वालों। उसमें अगर सम करते हैं तो जरूरी नहीं है वैल्यूज, जैसे 1 2 3 4 5 6 का सेट रखा तो अपन उसको अरेंज करेंगे डिसेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर मीन निकालने के लिए, मीडियन के लिए। ओके, तो वो उसमें से सेंटर हो जाएगा। ठीक है, जो मीन होगा वो फिर आपका सम होगा। सही आंसर दो, कोई तो दो। सही था। ओके, गिव मी अ मिनट।
अच्छा, स्क्रीन ब्लर हो रही थी क्या ऑनलाइन वालों के लिए? Yes, ma'am. Yes, ma'am. काफी ब्लर हो रही थी। Yes. अच्छा, मैंने चेंज कर लिया, अब नहीं होगा। ओके, फुल स्क्रीन दिख रहा है ना पीपीटी? ठीक है। हाँ, तो मेरा सवाल था कि मीन जब था पिक्चर में तो मीडियन की क्या जरूरत पड़ी? वेरी गुड, किसी ने हैंड रेज किया है? यश बताओ। मैम जैसे एक एग्जांपल कॉलेज का वो लेते हैं अपन प्लेसमेंट वाला, तो कई प्लेसमेंट जैसे मैम 1 करोड़ का लगता है और कईयों का 10 लाख का लगता है, तो उसमें मैम मीडियन जो होता है वो है ना, वो डेटा के अकॉर्डिंग निकला जाता है मैम। मीडियन जो है वो मिडिल वैल्यू लेगा, वो ऐसी वैल्यूज जो कि आउट ऑफ द डेटा सेट है, यानी कि कुछ आउटलायर कहते हैं उन्हें, आगे पढ़ेंगे, ऐसी वैल्यूज जो बहुत हटकर हैं, जनरल डेटा से मैच नहीं करती हैं, उनसे मीन इम्पैक्ट हो जाता है। क्योंकि मीन में क्या करते हैं, सम बाय एन करते हैं, राइट? तो सम बहुत बड़ा हो जाएगा तो मीन भी बड़ा हो जाएगा। पर मीडियन क्या कर रहा है, अगर मेरे पास एक डेटा है, अगर मेरे पास एक डेटा है 1 1 2 3 4 5 6 7, इसका मीन निकालो, फटाफट से कैलकुलेट करो जल्दी से। कितना आया? इसको मैं एक और जोड़ देती हूँ। हाँ, अब बताओ, अच्छा मीन आएगा अब। ये आया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सही आया है ना? Yes, ma'am. मीडियन क्या आया? वाओ, कितना अच्छा डेटा सेट लिया मैंने। मीडियन भी 4 आया, मीन भी 4 आया और मीडियन भी 4 आया। अब इस डेटा सेट के अंदर, सेम डेटा सेट के अंदर मैं 70 जोड़ देती हूँ। बड़ी खराब वैल्यू है, कोई मतलब नहीं है इसका इस वैल्यू से, लेकिन है तो है, हो सकती है डेटा में। तो अब इस डेटा सेट का विथ 70 मीन कितना है? 4 + 70/2। ये एक सेकेंड, कितना आया? 36 + 70/10 है ना, ये आएगा करेक्ट, यानी कि कितना हो गया, कुछ 10.6। सही है, सही किया ना? 10.6। मीन कितना हो गया और मीडियन कितना है? 4 5 के बीच में आएगा, कुछ 4.5 मान ले, 4.5 पर। 4.5। अब जरा मुझे बताइए कौन सा अच्छा मेथड रहा? किसने डेटा को टूली रिप्रेजेंट किया? मीडियन। मीडियन ने किया। मीडियन इम्पैक्ट नहीं हुआ, जबकि मैंने 70 ऐड कर दिया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने बोला ठीक है, तू 70 ऐड हो गया, थोड़ा सा मैं खिसक जाता हूँ, वो 4 से 4.5 हो गया। लेकिन वो लाए किधर करेगा? इधर ही पड़ा रहेगा, बीच में ही पड़ा रहेगा। अगर मान लो तुमने 10 में 10 वैल्यू जोड़ दी, बहुत बड़ी बड़ी, तो फिर तो वो आउटलायर रही नहीं ना। अगर फिर तो मीडियन शिफ्ट भी हुआ तो वो सही शिफ्ट हुआ है, क्योंकि 10 वैल्यूज कैन नॉट बी आउटलायर इन अ डेटा सेट ऑफ 10। आधी वैल्यूज उतनी है तो डेटा सेट में दैट इज नॉट एन आउटलायर। मेक सेंस? तो 70 जोड़ने पर ये मीन जो है 10.6 हो गया, विच वॉज वेरी 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 रॉन्ग। तो हमको चाहिए था एक ऐसा मेजर विच इज नॉट इम्पैक्टेड बाय आउटलायर्स, तो हमने क्या निकाले? मीडियन निकाला। आज समझ में आया कि मीडियन की क्यों जरूरत पड़ी जब मीन था? ठीक है, ओके। किसी ने आई थिंक उसमें भी डाला था शायद कुछ स्क्यूड डेटा, विच इज राइट, क्योंकि ये स्क्यूड ही हो गया। अब वैसे स्क्यूड आगे बताएंगे क्या होता है, बट जैसे नाम से थोड़ा सामने आ रहा होगा, स्क्यूड मतलब थोड़ा सा उधर कुछ उधर की तरफ निकला हुआ है ना, स्क्यूड। तो स्क्यूड डेटा के लिए इट इज इंपॉर्टेंट। और स्क्यूड क्यों हो जाएगा डेटा? जब आउटलायर होएगा। जैसे अगर डेटा को प्लॉट करें तो उधर की तरफ कब भागेगा? जब आउटलायर होगा। तो ये बोलता है अप्रोप्रिएट मेजर फॉर स्क्यूड डेटा। जब हमारे पास आउटलायर होंगे तो मीडियन यूज करेंगे। जैसे हमने प्लेसमेंट वाला पढ़ा था, और हमने पढ़ा था एवरेज मैराथन में लोग कितना क्या टाइम है। अभी हमने पहले क्वेश्चन डिस्कस किया था ना, जिसमें आप लोग कहते मीन
होगा, उसके अंदर मीन भी हो सकता है और मीडियन भी हो सकता है। मीडियन कब होगा, जैसे मान लो कि छोटे बच्चों की रेस कराई और एक बड़ा मैराथन का बंदा भाग गया रेस में, अब बच्चे तो उस मैराथन को भागने में लिए 15 मिनट 20 मिनट और वो तो 2 मिनट में खत्म कर दिया, तो वो एक आउटलायर जनरेट हो गया। तो उस केस में मीडियन, डिपेंडिंग अपॉन द डेटा वी स्विच। ये क्या कहता है, मोड यूजफुल व्हेन लुकिंग फॉर द मोस्ट कॉमन वैल्यू, जनरली कब काम आता है, जब डेटा कैटेगरिकल होता है। मोड का काम कब आता है, जब डेटा कैटेगरिकल होता है। जैसे कि क्लास के अंदर मैंने पूछा कि भाई तुम कहाँ से, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, किसी ने बोला मैं जयपुर रहता हूँ, किसी ने कहा दिल्ली रहता हूँ, किसी ने चेन्नई रहता हूँ। इसका मीन निकाल सकती हूँ मैं, जयपुर प्लस दिल्ली प्लस चेन्नई बाई 3? नहीं हो सकता ना। तो इसके लिए किसकी जरूरत पड़ी, मोड की। मीन था, मीडियन था, सब अच्छा चल रहा था, लेकिन ऐसा डेटा आ गया, कैटेगरिकल डेटा आ गया, तो जरूरत लानी पड़ी मोड की, ताकि हम काउंट से पता कर सकें कि क्या सेंट्रल टेंडेंसी है डेटा की। ज्यादातर बच्चे जयपुर के हैं, अच्छा ज्यादातर बच्चे NIT से हैं, ठीक है, ज्यादातर बच्चे पूर्णिमा से हैं, जो भी है, करेक्ट। आज हमें समझ में आया कि तीनों का जन्म क्यों हुआ, क्या वजह थी। अब ये सिंपल एग्जांपल ही हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। अगर मुझे इस क्लास में मेल फीमेल रेशियो निकालना है तो मेल प्लस फीमेल बाई 2 तो मैं करूंगी नहीं, मोड ही निकालूंगी, तो मुझे पता चलेगा कितने मेल फीमेल है। ये वही है, सैलरी वाला डेटा हो गया कि 100 लाख के सी का लग गया तो आउटलायर आ गया। ये हाइट ऑफ स्टूडेंट्स हो गया, इसमें अब खाली ही आ जाए बिल्कुल डेटा सेट में तो बात अलग है, लेकिन अदरवाइज द डेटा विल बी जनरली विद इन अ रेंज, तो उसके लिए मीन यूज हो जाएगा। ऑल क्लियर, मजा आ रहा है, आ रहा है, हाँ बोलो तो मुझे भी आएगा। ठीक है, ओके, चलिए आगे चलें। चलो अब बात करते हैं, अब इसको पीछे कर देते हैं। अब हम इतनी देर से बात कर रहे थे कि मीन था तो मीडियन आया, अब मीडियन भी था तो मोड क्यों आया। अब मुझे ये बताइए कि मीन भी है, मीडियन भी है, मोड भी है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इंटैक्ट हैं, लेकिन फिर भी कम पड़ गए। फिर हमें और एक नई चीज की जरूरत पड़ी, उस हाँ स्टैंडर्ड डिवीजन। अगर अम्ब्रेला की बात करें तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। क्यों पड़ी, Dispersion. क्यों पड़ी श्रद्धा, क्यों पड़ी? जस्टिफाई करने के लिए डेटा और ज़्यादा जस्टिफाई करने के लिए। क्यों? मीन तो हमें बता रहा था ना कि मीडियन ने भी आउटलायर भी हटा दिया, और मीडियन ने बताया कि भाई ज्यादातर 12 लाख का हुआ है, ठीक है भाई मान लिया हमने। क्लीन क्यों नहीं होता? तो मोड निकाल लेंगे, बहुत सारे लोगों ने एक ही आंसर दिया है तो मोड निकाल लेंगे। तो जैसे अब मैंने ये वाला एग्जांपल दिया था आपको, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके एक डेटा सेट था, तो सारी वैल्यूज अलग अलग ही तो थी, तो हमने मीन मीडियन ही तो निकाला। तो डिस्पर्जन तो था ही डेटा में, मतलब इन द सेंस था ही, मतलब अलग अलग ही था वैल्यूज, तो फिर हमने मीन ही निकाला। तो फिर क्या ऐसा हो गया कि ठीक है, कोई ऑनलाइन में बताएगा? टू नो हाउ द डेटा वेरीज, शमल ने कहा है। ओके ठीक है शमल, टू नो हाउ द डेटा वेरीज, जैसे कि ऐसा मुझे कोई एग्जांपल देंगे आपकी जहाँ पे मीन मीडियन मोड कम पड़ गए, जैसे मैंने दिया तुम्हें कि मीन कब कम पड़ा, मोड मीडियन कब कम पड़ा। अब आप मुझे एक एग्जांपल दो कि ऐसा क्या, ऐसा किस तरह का डेटा सेट है जहाँ पे ये तीनों कम पड़ सकते हैं, फिर मैं दूंगी। To know the spread throughout the data. Correct, to know the spread, but are we not able to capture the spread through these? No, right? कैसे कैप्चर किया? अब मैंने तुम्हें बताया था वो 70 वाला था, वो जिसमें 70 आउटलायर था, उसका मीडियन आया था कुछ 4.5। अब मेरे को डेटा तो नहीं बताया गया, मेरे को तो यही बताया जाएगा कि डेटा का ये डिस्क्रिप्शन है, इसका मीन ये है, इसका मीडियन ये है, इसका मोड ये है। उससे मुझे कैसे पता चलेगा कि इस डेटा में 70 हो सकता था? पता चलेगा मुझे तो इतना ही पता चलेगा कि इसका मीडियन 4.5 है, यानी कि ज्यादातर बच्चे 4.5, क्या था वो, क्या मैंने दिया, जो भी था, मान लो हाइट मान लो 5.5 फीट है ज्यादातर बच्चे,
तो इससे लेके मुझे ये नहीं पता चला कि कौन सा बच्चा कितना कम हो सकता है 4.5 से, कितना ज्यादा हो सकता है। जैसे कि तुम इतनी देर से कह रहे हो स्प्रेड नहीं पता चला मुझे, एक वैल्यू मिली बस कि भाई ये एक एवरेज नंबर है। इसके लिए जरूरत पड़ी डेटा का डिस्पर्जन समझने की, क्योंकि नाउ आई विल शो यू अ डेटा सेट वेयर ऑल दीज वैल्यूज आर सेम एंड स्टिल द डेटा सेट इज डिफरेंट। एक डेटा सेट लिया 0 2 2 2 4, मीन क्या आया? सही है। मीडियन क्या आया? मोड क्या आया? सही आया, सही लिखा हुआ है। ये डेटा सेट 2 है, अलग है ये डेटा सेट या सेम है? अलग है। और इसका मीन मीडियन मोड कितना आया? सेम आया। अब मेरे पास कोई आया और उन्होंने मेरे को बोला कि एक डेटा सेट है उसका मीन है 2, मीडियन है 2, मोड है 2, और एक दूसरा डेटा सेट है उसका भी वही है, तो डेटा सेट में मेरे को कुछ फर्क पता चला? मैं तो बोलूँगी यार ये तो दोनों सेम डेटा सेट है, दोनों ही बढ़िया, इनका 2 ही एवरेज है। लेकिन जब हमने ये डेटा सेट देखा तो हमें पता चला कि डेटा सेट तो बहुत डिफरेंट है। ये डेटा सेट को प्लॉट करते हैं तो कुछ ऐसा दिखता है। अच्छा, ये प्लॉट कैसे होता है तो समझ में आ रहा है ना, इधर वैल्यू लिखा है इधर फ्रीक्वेंसी लिखा है, तो ये डेटा कितना अलग है और ये डेटा देखो सारा 2 है। देयर इज सो मच डिफरेंस इन द डेटा सेट, एंड दिस इज वेयर केम द नीड फॉर measuring the dispersion, क्योंकि mean median mode were not sufficing, were not sufficient। तो इसके लिए हमको कुछ ऐसे मेजर्स चाहिए थे जो हमें ये बात भी बता सके कि ठीक है ये तो सेम है लेकिन फिर भी डेटा में कुछ डिफरेंस है, कुछ अलग है, स्प्रेड डिफरेंट है। समझ में आ गया? अब हम पढ़ते हैं वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ये दोनों टर्म्स की, वेरिएंस होता है और स्टैंडर्ड डिविएशन होता है, उसका फॉर्मूला भी पढ़े हैं। वेरिएंस क्या होता है? ये दोनों ही चीजें क्या है? एसेंशियल स्टैटिस्टिकल टूल्स फॉर अंडरस्टैंडिंग द स्प्रेड ऑफ डेटा, कि कितना स्प्रेड है ये जानने के लिए दोनों चीजें काम आती हैं। डेफिनेशन लिखी हुई है वेरिएंस की, इट इज द मीन ऑफ द स्क्वायर डिफरेंसेस फ्रॉम द मीन। ये फॉर्मूला देखेंगे, xi माइनस म्यू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। तो इसमें क्या था? स्क्वायर डिफरेंसेस फ्रॉम मीन, तो डिफरेंसेस फ्रॉम मीन इज xi माइनस म्यू, स्क्वायर किया और उसका मीन है तो सम डिवाइडेड बाय n कर दिया। अच्छा, ये समझ में आया? कोई ऐसा है जिसे इस फॉर्मूला समझ में नहीं आया? कैसे आया वो देखते हैं, लेकिन फॉर्मूला समझ में आया? एवरीवन ऑनलाइन? ठीक है। तो यानी कि अगर हमारे पास ठीक है, ये बेसिकली क्या कह रहा है? अगर मेरे पास एक डेटा है x1, x2, x3, x4 अप टू xn, ये एक डेटा है, तो इसका मीन दे रखा है म्यू आई, म्यू सॉरी आई नहीं होगा क्योंकि डेटा सेट एक ही है, तो एक डेटा सेट का म्यू। अब ये कह रहा है हर पॉइंट का डिस्टेंस ले लो मीन से। कैसे आएगा? xi माइनस म्यू, xi क्यों? क्योंकि x1 भी है, x2 भी है, x3 भी है, वो जो डिफरेंस आया उसका स्क्वायर कर दो, और उन सबका, अब मान लीजिए इसका डिस्टेंस आया 1 तो उसका स्क्वायर कर दिया, इसका डिस्टेंस आया 2 तो उसका स्क्वायर कर दिया, इसका डिस्टेंस कुछ आया और स्क्वायर करते गए और डिवाइडेड बाय n कर दिया, तो एवरेज ऑफ द स्क्वायर्ड डिस्टेंस फ्रॉम द मीन, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या किया? सेम टू सेम कहानी, रूट ले लिया वेरिएंस का, सिर्फ क्या ले लिया? रूट। यहाँ तक तो हम हमेशा से जानते थे, बचपन में स्कूल में हमने पढ़ा था। कुछ चीज़ें हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, कुछ अच्छी चीज़ें जो अब हम पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों है। ठीक है, सबसे पहली चीज़, कुछ नोटेशंस हैं वो आप ध्यान रखें। यहाँ पे लिखा है पॉपुलेशन वेरिएंस। क्या लिखा है? पॉपुलेशन वेरिएंस। यहाँ क्या लिखा है? सैंपल वेरिएंस। फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है, कुछ छोटा सा डिफरेंस आपको दिखेगा। जब हम सैंपल के वेरिएंस की बात करते हैं तो हम जो सिंबल यूज करते हैं वो होता है एस, और जब हम पॉपुलेशन के वेरिएंस की बात करते हैं तो सिग्मा। समझे? ये याद रखना, मतलब ध्यान में रखना, क्योंकि आगे भी जब हम पढ़ते हैं तो ये नोटेशंस यूज होते हैं एंड देन मेनी टाइम्स पीपल गेट कंफ्यूज, क्योंकि काफ़ी बार
जगह जगह से जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर भी वो लोग कंफ्यूज नोटेशंस यूज कर लेते हैं विच इम्पैक्ट्स आर लर्निंग। तो याद रखना हमेशा के लिए पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा से डिनोट होता है और सैंपल वेरिएंस एस से डिनोट होता है। पॉपुलेशन का जो मीन होता है वो म्यू से डिनोट होता है, म्यू। सैंपल का मीन होता है एक्स बार से। नोटेशंस डिफरेंट क्यों है? क्योंकि हम हमेशा से ये पढ़ते हैं कि हम सैंपल पे कुछ एनालिसिस करेंगे और पॉपुलेशन के लिए उसे इन्फर करेंगे, राइट? तो हमें डिफरेंस तो पता होना चाहिए ना। पॉपुलेशन का स्टेट करें तो पता होना चाहिए कि हमने म्यू बताया है, और सैंपल का स्टेट करें तो पता चलना चाहिए कि हमने एक्स बार बताया। नोटेशन शुड बी क्लियर। तो एक हमने नई चीज क्या देखी कि पॉपुलेशन का वेरिएंस और सैंपल का वेरिएंस का नोटेशन डिफरेंट होता है और मीन का भी नोटेशन डिफरेंट होता है। एक चीज तो हमने ये नहीं देखी। अब दूसरी बात, एक सवाल है आप लोगों के लिए। वही डेटा है सेम, 1 2 3 4 3 2 1 ऐसा कुछ डेटा है। अब मेरे पास प्रॉब्लम क्या थी जब मैंने ये स्लाइड स्टार्ट की थी कि मेरे को स्प्रेड पता करना था, है ना? एवरेज तो मैं पता कर पा रही थी, स्प्रेड पता करना था। इसका मीन निकालो फटाफट। अब निकालो, क्या आया? नहीं, 2.5 सही है, 2.5 आया। अब मुझे तो स्प्रेड ही निकालना था। स्प्रेड जनरली डेटा का कैसे निकाला जाता है? यानी कि अगर मैं ऐसा कहूँ कि डेटा कुछ इस तरीके से था जैसे कि अभी हमने देखा, तो स्प्रेड कैसे निकाल सकते हैं? मीन से डिस्टेंस निकाल के स्प्रेड पता कर सकते हैं, क्योंकि स्प्रेड तो सेंटर से ही होगा ना, कोई भी चीज बीच में से ही फैलेगी। तो हम डायरेक्ट ये भी तो कर सकते थे। 2.5 इसका मीन आया, इसको मैं लिख देती हूँ म्यू। ये x1 x2 x3 है, तो क्या मैं स्प्रेड ऐसे नहीं लिख सकती थी? ये x1 है, राइट? तो 1 माइनस म्यू प्लस 2 माइनस म्यू प्लस 3 माइनस म्यू एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय 8। क्या गलत हो जाता? सीधी सीधी भाषा में स्प्रेड ही तो निकालना था। डिस्टेंस निकाल देते मीन से, सम करके एवरेज निकाल लेते। इतना रामायण क्यों किया? कौन जवाब देगा? ऑल दीज कैन फेल। सत्या, ये पहले का जवाब है क्या? शायद पहले क्वेश्चन का लिखा हुआ है। इसका जवाब दो मुझे, इसका जवाब दीजिए इस बात का। The sums will be 0. गुड, नाइस। हु अग्रीज? श्रद्धा ने कहा कि अगर हम ऐसा करते हैं कि हम स्प्रेड को ऐसा कर देते हैं तो सम 0 हो सकता है। समझ में आई किसी को ये बात? हो सकता है, मैं समझाऊंगी अभी, चिंता नहीं करें। ठीक है, काफी बच्चों को समझ में आई। अब देखिए 1 2 3 4 3 2 1 मीन कितना? 2.5। अब ये डेटा जा रहा है इधर और ये डेटा जा रहा है इधर, सेंटर कहीं इधर है। अच्छा, ये डेटा को मैं थोड़ा सा बदल देती हूँ, इसको मैं 5 6 7 कर देती हूँ, ठीक है, ताकि समझ में आए बात। 5 6 7 8 ऐसा कर देते हैं। ये 2.5 कुछ बदल जाएगा, लेट्स राइट इट एज म्यू, ठीक है। अब ये 1 माइनस म्यू कितना आएगा? कुछ आएगा 1 ये म्यू यहाँ पर होगा, तो 1 माइनस म्यू की वैल्यू नेगेटिव आएगी क्योंकि 1 छोटा है म्यू से। यहाँ तक पूरा सब नेगेटिव आएगा, प्लस नेगेटिव ऐसा करके। यहाँ जब आ जाऊंगी इस साइड पे म्यू के, तो x माइनस म्यू पॉजिटिव हो जाएगा, 5 माइनस म्यू पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये सारा तो कैंसिल आउट कर सकता है ना, जरूरी नहीं है 0 ही हो जाए, लेकिन छोटा हो सकता है। हो सकता है ये नेगेटिव का सम 10 आया था और इसमें कुछ प्लस ऐड करने से वो 7 रह गया, है ना। तो हमारा स्प्रेड तो ज्यादा था, पर हमने क्या कह दिया? कैंसिल आउट हो गया हमारा स्प्रेड। समझे? नहीं समझे? समझ गए ना? यानी कि ये था। अब स्प्रेड तो इतना सारा था डेटा में, ये मीन था और इतना सारा स्प्रेड था, यहाँ भी था यहाँ भी था, पर ये तो नेगेटिव था क्योंकि हमने म्यू से डिफरेंस निकाला था। ये पॉजिटिव था, हमने सम कर दिया और हमने बड़े मजे से कह दिया कि अरे स्प्रेड तो 0 है, या जो भी है छोटा नंबर आएगा क्योंकि कुछ नेगेटिव पॉजिटिव को कैंसिल आउट कर देगा, विच इज रॉन्ग।
नेगेटिव पॉजिटिव को कैंसिल आउट ना करे। अच्छा, यहाँ तक समझ में आ गया? पक्की बात, कोई डाउट तो नहीं है? ऑनलाइन सबको समझ में आ गया? किसी को डाउट तो नहीं है कि नेगेटिव पॉजिटिव को कैंसिल आउट कर सकता है? ठीक है। अब नेगेटिव पॉजिटिव को कैंसिल आउट ना करे तो इसके लिए तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू भी ले सकते थे, एब्सोल्यूट वैल्यू भी ले सकते थे ना, कि 1 माइनस म्यू का मान लो 2 आता है तो 2 प्लस 2 प्लस 3 इसका भी एब्सोल्यूट ले लेते तो नेगेटिव पॉजिटिव का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। वो क्यों नहीं किया? कोई बात नहीं, ये हो सकता है आपको ना पता हो क्यों नहीं किया, इसलिए मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। तो कहाँ थी मैं? हाँ, एब्सोल्यूट वैल्यू हम ले सकते थे, बिल्कुल ले सकते थे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्या है, स्टैटिस्टिक्स में ये जो मीन ये जो हम वेरिएंस स्टैंडर्ड डिविएशन पढ़ रहे हैं, ये आगे के कैलकुलेशंस में काम आता है, जहाँ पे डेरिवेशंस लेने होते हैं या चीज़ें करने होते हैं। तो अगर आप इसलिए आप उसका स्क्वायर कर देते हैं ताकि डेरिवेशंस में मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में ईज हो। एब्सोल्यूट लेते तो जीरो हो सकता था डेरिवेशन, मतलब डोंट गो मच इनटू द डेप्थ ऑफ इट, लेकिन फॉर मैथमेटिकल ईज ताकि आगे की कैलकुलेशंस हमारी सिंपलर हो जाए। जैसे कि आपने देखा होगा कई बार हम लॉग लेते हैं चीज़ों का, है ना, ताकि उनका वैल्यू सिंपल आ जाए फॉर इजी कैलकुलेशन। दैट वाज द ओनली रीजन कि हमने एब्सोल्यूट वैल्यू ना लेकर स्क्वायर्स को सम कर दिया। तो नेगेटिव पॉजिटिव का तो प्रॉब्लम सॉल्व हो ही गया, साथ में मैथमेटिकल ईज भी मिल गई। समझ में आ गई बात? क्लियर है? क्लियर है? तो आज हमने ये देखा कि क्या अलग अलग सिंबल्स यूज होते हैं पॉपुलेशन और इसके लिए, क्या फॉर्मूला यूज होता है और यही क्यों यूज होता है, व्हाई नॉट सम अदर फॉर्मूला, एंड व्हाई डिड वी यूज वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिवीजन इन द फर्स्ट प्लेस, कि मीन मीडियन मोड में क्या कम रह गया था। करेक्ट? ऑल गुड? अच्छा, ये मैंने पहले ही ले लिया, वाई स्क्वायर ऑफ डिफरेंस फ्रॉम द मीन, तो ये मैंने एग्जैक्टली वही लिखा हुआ है कि टू अवॉइड कैंसलिंग ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यूज। ये कुछ नहीं है, ये बस एक आपको एक एग्जाम्पल ग्राफ दिया हुआ है कि ये अगर इस तरीके का बनता है तो ये क्या हो गया, ज्यादा स्प्रेड हो गया, जबकि मीन सेम है। इफ यू सी बोथ द डेटा हैव द सेम मीन। ये ग्राफ हो सकता है आपको समझ में ना आए, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉटेड है ये, तो आगे पढ़ते हैं, दैट्स ओके। आप इसको हिस्टोग्राम जैसा मान लो, ये इस तरीके का मान लो। तो ये आपको बस इतना बताया गया, इसमें ज्यादा डिस्पर्जन है और इसमें थोड़ा कम डिस्पर्जन है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे बोथ हैव द सेम मीन। समझ गए? ठीक है, ओके। ये वाली चीज मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगी, इसको बहुत जल्दी कवर करेंगे। एक चीज किसी ने मुझसे पूछी नहीं, आपने फॉर्मूला देखा होगा, सैंपल के फॉर्मूला में नीचे डिनोमिनेटर में n-1 था, जबकि पॉपुलेशन के में n था। नोटिस किया? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसा एक माना गया, या मतलब ऐसा होता है कि सैंपल आपका पॉपुलेशन से छोटा होता है। करेक्ट? पॉपुलेशन तो आपकी कोई 150 करोड़ की कुछ हो सकता है पॉपुलेशन में कुछ लाख लोग हैं, तो जो स्प्रेड है वो सैंपल में कम रह जाता है। और हमें सैंपल किस लिए यूज करना है? पॉपुलेशन के बारे में इंफरेंस निकालने के लिए। तो उस स्प्रेड को, वो जो कम रह जाता है ड्यू टू द लेसर नंबर ऑफ सैंपल्स, उसको कंपेंसेट करने के लिए द डिनोमिनेटर इज डन n-1। डिनोमिनेटर को छोटा कर देंगे तो ओवरऑल वैल्यू बड़ी हो जाएगी ना। करेक्ट? यहाँ n होता तो जो वैल्यू आती है उससे बड़ी आएगी अब n-1 करने से। इसको बेसिल करेक्शन कहते हैं। तो ये सिर्फ आपके समझने के लिए कि कोई बाय चांस पूछ ले अगर कहीं, या आपको खुद भी अगर कंफ्यूजन आए कि भाई यहाँ पे क्यों -1 किया, तो इसको कंपेंसेट करने के लिए किया, क्योंकि सैंपल का स्प्रेड छोटा रह जाता है व्हेन कंपेयर टू पॉपुलेशन। समझ गए? ठीक है, कुछ नया सीख रहे हो आज? नया सीखने मिल रहा है? क्लैरिटी बढ़ रही है ना? ठीक है, चलो। वैसे तो ये बहुत सिंपल है, बट फिर भी एक बार कर लो जस्ट सो दैट आपको वो हो जाए। ये वाला डेटा सेट नोट कर लो, इसका मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन कैलकुलेट कर लो। इट्स इजी, लेकिन जस्ट सो दैट यू रिमेंबर द फॉर्मूला और एक ईज हो, उसके लिए वैल्यूज आप कैलकुलेट कर लो। हाँ सत्या, आपने पूछा था ना वो इफ द सम कैन लीड टू, ये अभी मैंने आंसर कर दिया। इज इट गुड नाउ? I did not catch it properly. अच्छा, you ओके।
जैसे कि आपका जो क्वेश्चन है कि मॉड्यूलस क्यों नहीं लिया, तो वही मैंने अभी डिस्कस किया था कि हम मॉड्यूलस भी ले सकते थे जिससे नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल आउट हो जाते, बट हमने स्क्वायर इसलिए लिया फॉर मैथमेटिकल ईज व्हेन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशंस आर यूज्ड अहेड। जब आगे यूज होते हैं स्टैंडर्ड डिविजन और ये, तो वहाँ पे मैथमेटिकल ईज के लिए जब इनके फॉर्मूला में इनका वैल्यू डालते हैं, उस चीज़ के लिए इसको स्क्वायर किया गया इंस्टेड ऑफ मॉड्यूलस। जैसे डेरिवेशंस वगैरह कैलकुलेट करते हैं आगे, तो इसलिए स्क्वायर किया गया, तो डेरिवेशन में वो ट्वाइस हो जाता है इंस्टेड ऑफ कैंसिलिंग आउट। इस तरीके की और भी कुछ मैथमेटिकल ईज के लिए ऐसा किया गया। द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्यूलस इज एब्सोल्युटली करेक्ट इन टर्म्स ऑफ कि नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो जाता है, वो कर सकते थे, बिल्कुल सही था, बट जस्ट जब वो आगे गए होंगे, उन्होंने देखा होगा, तो उस चीज़ के लिए उन्होंने उसे स्क्वायर किया। इज इट गुड नाउ? ओके। ओके, इसको कैलकुलेट कर लो एक बार, सिंपल है। मैम बोर्ड थोड़ा ब्लर है। क्या हुआ? बोर्ड थोड़ा ब्लर है। ब्लर है? अभी बेटर है? नहीं, मुझे तो सही दिखा रहा है, बाकी सब लोग को भी ब्लर दिखा रहा है क्या? Yes, ma'am. यस मैम। बीच बीच में फोकस लूज कर रहा है। हाँ, वो बीच बीच में कभी कभी रीफोकस कर रहा है। इस टाइम पे करेक्ट आ रहा है ना? Yes. आ रहा है, क्योंकि मुझे सही दिखा रहा है, इसलिए बीच में वो थोड़ा कभी कभी रीफोकस कर रहा है। ठीक है, ये नोट डाउन कर लो, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ऑलराइट, निकाल लिया आंसर्स? डिफरेंट आ सकते हैं, थोड़ा इसमें मिस्टेक हो सकता है। सबका निकल गया? बताओ मीन क्या आया? ठीक है, वेरिएंस क्या आया? वेरिएंस किसी का 52 आया, किसी का 46 आया, ऐसे कैसे? ज्यादातर का क्या आया है? मैम आपने मीन की वैल्यू जो 46 चेंज हुई उसकी वजह से। अच्छा, तो किसी ने मेरा ही मीन यूज कर लिया ऐसा? नहीं नहीं, आपने जो यूज किया उसके हिसाब से अलग 52 आ रही है, और जो हमने निकाला 82.5 से उससे 46.85 आ रही है। हाँ, वो तो अलग आएगी फिर, अगर क्योंकि ये मीन गलत बता रहे हो ना तुम लोग, थोड़ा डिफरेंट आ रहा है यस मीन। मैम। हाँ, तो सही वाले मीन से निकालो। 46.85। ठीक है, 82.5 से कितना आया आपका? कितना आया? बाकी सबका इधर 46.85 आ रहा है ऑनलाइन। यस मैम। ये सबका अलग अलग क्यों आ रहा है? क्या किया तुमने वेरिएंस निकालने के लिए? यही किया होगा, राइट? 70 कितना आ रहा है आपको? एक थर्ड आंसर हो गया ये तो। यही तो किया ना, अब मैं कैलकुलेट तो नहीं कर सकती इतनी देर में। 78 माइनस जो भी तुम्हारा मीन आ रहा है उसका स्क्वायर प्लस 85 माइनस जो भी मीन आ रहा है, यस मैम। ऐसा करके डिवाइड कितने से डिवाइड किया है? अबे 10 वैल्यूज हैं। 10 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 है, इसलिए गलत आ रहा होगा। नहीं नहीं, ये तो पॉपुलेशन है ना, ये तो इस डेटा की ही बात कर रहे हैं, तो ये तो एंटायर पॉपुलेशन हो गई, तो एन ही लेंगे। वो तो जब सैंपल आपको बोला जाए और पॉपुलेशन पे आप कर रहे हैं तब n माइनस वन लेंगे।
ये तो हमारे पास इसी डेटा की बात कर रहे हैं, इसी पे डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। तो यही किया है सबने, तो जो भी वैल्यू आएगी वही आंसर होगा। स्टैंडर्ड डिवीजन में रूट ले लिया होगा, दैट्स इट, राइट, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट स्टैंडर्ड डिवीजन, सेकंड स्टैंडर्ड डिवीजन, ये सब पता है क्या होता है? ठीक है, तो एक ये चीज है, एक छोटी सी समझने की, कि अभी हमने देखा कि वेरिएंस जो होता है वो हमें बताता है कि डेटा में कितना स्प्रेड है, राइट। वेरिएंस हमें स्प्रेड बताता है, तो जिसका जितना ज्यादा वेरिएंस उसका उतना ज्यादा स्प्रेड, ठीक है। जिसका जितना ज्यादा वेरिएंस उसका उतना ज्यादा स्प्रेड। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? ये बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन हमें ये भी हेल्प करता है समझने में कि कौन सा पॉइंट मीन से कितना दूर है। यही तो किया था ना हमने, xi माइनस म्यू होल स्क्वायर, उससे हमने यही किया था। तो अगर हमारे पास कोई डेटा सेट है और हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन तुम्हारा इसमें मान लो 7 आया, मान लेते हैं जस्ट फॉर ईज, तो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन 7 हो गया, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो गया 14, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया 21। तो अगर हमको किसी डेटा की पोजीशन बतानी है, डेटा की पोजीशन मतलब कि कौन सा डेटा मीन से कितना दूर है, तो हम उसको स्टैंडर्ड डेविएशन के टर्म्स में बता देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपका मीन आया था 82.5, करेक्ट, और एक पॉइंट ले लेते हैं 92, तो 82.5 और ये 92, तुम्हारा स्टैंडर्ड डेविएशन आया 7, और इसका डिफरेंस कितना है अप्रोक्सीमेटली 9.5, 9.5 ही है, 9.5 इसका कितना है, इसका डिफरेंस है। सो दिस इज बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन, विद इन 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ द मीन। एक स्टैंडर्ड डेविएशन 7 के बराबर है, तो अगर हम मीन लिखते हैं, यहाँ पे म्यू लिखते हैं, तो ये हमारा म्यू प्लस 7, ये म्यू माइनस 7, ये म्यू प्लस 14, ये म्यू माइनस 14। डेटा को इस तरीके से लिख सकते हैं, मेरे कहने का मतलब ये है कि स्प्रेड की तो बात कर रहे हैं ना, तो ये मीन हो गया डेटा का, ये वो डेटा हो गया जो विद इन 1 स्टैंडर्ड डिविएशन है। जो भी डेटा इस रेंज में लाई करता है वो क्या हो गया, विद इन 1 स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द मीन। क्या हो नम्रता, समझ में नहीं आया? आ गया? जैसे 88 है, राइट, तो हमने 82, हमारा 80 मीन आया था, तो 88 जो है वो हमारा यहाँ पे कहीं लाई कर रहा होगा, क्योंकि अगर म्यू 80 है तो ये 87 है और ये 88 है, तो बियॉन्ड फर्स्ट स्टैंडर्ड डिवीजन हो गया ये पॉइंट, यानी कि विद इन 2 स्टैंडर्ड डिविजन्स कह सकते हैं, है ना। ये रिप्रेजेंट करने का 7 हमारा स्टैंडर्ड डिवीजन माना है मैंने, मान लो कि स्टैंडर्ड डिवीजन 7 कुछ आया होगा तुम्हारा ना यहाँ पे, मैंने बस ऐसे अज्यूम किया है। इफ 7 इज योर स्टैंडर्ड डिवीजन, तो एक स्टैंडर्ड डिवीजन दूर के पॉइंट्स हो गए म्यू से म्यू प्लस 7 और म्यू माइनस 7 के बीच के जो भी पॉइंट्स होंगे, सम तो करना आता ही है हमें, वो विद इन 1 स्टैंडर्ड डिवीजन हो गए। जो विद इन 14 वैल्यू होंगे वो विद इन 2 स्टैंडर्ड डिविजन्स कहलाएंगे, विद इन 3 स्टैंडर्ड डिविजन्स, और ये हमें एक्चुअली आउटलायर में भी हेल्प करता है। जो भी पॉइंट्स बियॉन्ड 3 स्टैंडर्ड डिविजन्स होते हैं उन्हें हम आउटलायर कह देते हैं। हाँ, एरिया वाला करते हैं, हाँ, बट लेट्स नॉट गो देयर। इस कॉन्सेप्ट से, सिंपल इस कॉन्सेप्ट से समझेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन से हम आउटलायर निकाल सकते हैं। एक तरीका ये भी हो गया आउटलायर निकालने का कि 3 स्टैंडर्ड डिविएशन से भी अगर दूर है पॉइंट मीन से 3 स्टैंडर्ड डिविएशन से, तो वो क्या, लेट्स कंसिडर इट एज आउटलायर। तो ये इसीलिए बस बताया कि हाउ स्टैंडर्ड डिवीजन हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द स्प्रेड एक्चुअली। हमने कहा था ना कि स्प्रेड नापता है स्टैंडर्ड डिवीजन, तो ये मैंने आपको बताया कि वो स्प्रेड कैसे पता चलता है, कि कितने स्प्रेड में है डेटा, कि हो सकता है कि किसी क्लास के मार्क्स जो है वो 2 स्टैंडर्ड डिविजन्स में ही खत्म हो गए, पर कोई क्लास है जिसके मार्क्स 3 स्टैंडर्ड डिविजन्स तक गए हो, मतलब बच्चों में बहुत वेरिएशन है, बहुत कम भी नंबर आए और बहुत ज्यादा भी आए। सो दैट इज हाउ स्टैंडर्ड डिविजन इज हेल्पिंग यू आउट। ओके, अच्छा, ठीक है। ये क्वेश्चंस जैसे आपको ओरिएंटेशन में बताया था, दीज क्वेश्चंस विल बी पोस्टेड टुडे, इनमें से कुछ क्वेश्चन एंड यू हैव टू सॉल्व देम देयर, जहाँ पे पोस्ट करेंगे, एंड वील सी कि कौन कितना एक्टिवली एंगेज कर रहा है,
ठीक है, इसके बारे में आप सोचना, आई विल नॉट आंसर इट हियर, विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट क्लास बेस्ड ऑन आप क्या रिजॉल्व करते हो, एंड इसको आप सर्च करेंगे अपने आप इन दोनों के आंसर्स को और फिर पोस्ट आंसर बताएंगे, ठीक है। चलो क्लियर है यहाँ तक? ओके आगे चलते हैं। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में हमने क्या क्या पढ़ लिया? वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिवीजन, क्लैरिटी आ गई हमको क्या होता है। इसके अलावा कुछ और भी मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन होते हैं, जैसे कि परसेंटाइल क्वार्टाइल यहाँ लिखा हुआ है। इसके अलावा क्या होते हैं, कोई बता सकता है? Range. रेंज, तुमने क्या कहा? कोफिशिएंट इंटरवल, ये क्या होता है? तेज बोलो। जेड वैल्यू, अच्छा जी, ओके ओके ठीक है, वो तो थोड़ा थोड़ा वैसा ही हो गया जो अभी हमने पढ़ा था, वो जी वैल्यू ही उससे निकलता है, वो जो 2-3 हमने देखा ना अभी, 2 सिग्मा 3 सिग्मा, उससे, ठीक है, जी वैल्यू करेक्ट है, बट वो हम आगे देखेंगे। और बताओ, रेंज बताया अभी, श्रद्धा ने बताया था शायद, है ना? Yes. ओके, तो रेंज हो गया, इंटर क्वार्टाइल रेंज होता है अगर आपने सुना हो। वेरिएंस पे होता है मैम। हाँ वेरिएंस तो हमने पढ़ ही लिया, स्टैंडर्ड डिवीजन और वेरिएंस तो पढ़ ही लिया। उसके अलावा जो चीज़ें हैं डिस्पर्जन बताने के लिए हेल्प करती हैं, वो हो गई परसेंटाइल, क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, ठीक है, वो अब हम पढ़ेंगे। परसेंटाइल पहले तुम लोग मुझे बताओ क्या होता है, तुमने काफ़ी सुना होगा, आईआईटी में परसेंटाइल निकलती है, नीट में निकलती है, कैट में बहुत सुनते हैं उसकी 99 आई, इसका क्या मतलब होता है? जिसका मैक्सिमम नंबर आया उससे जो स्टूडेंट है उसका कुछ रिलेशन होता है रिमेनिंग स्टूडेंट्स का, ठीक है, कोई एग्जैक्ट बताएगा अच्छे से? परसेंटाइल क्या होता है? जतिन, जतिन चला गया क्या क्लास ऑन करके? और कौन बताएगा? मैम एक तरह से अपन इसमें रेंज निकालते हैं। हाँ, क्या निकालते हैं? रेंज कहाँ से कहाँ तक रेंज क्लासिफाई हुई। परसेंटाइल में परसेंटाइल से रेंज तो पता चलती है कि किसकी सबसे ज्यादा रेंज है। ओके, अगर मैं बोल रहा हूँ कि कोई टॉप 50% में है, मतलब उसने उन बच्चों में 5% में सबसे ज्यादा टॉप 5% जितनी मार्क्स है उसमें है। ठीक है, तो यू आर गेटिंग अ लिटिल वहाँ पे थोड़ा थोड़ा। सो परसेंटाइल जब हम कहते हैं, अच्छा जब हम कहते हैं कि किसी की कैट में 99.9999 कुछ परसेंटाइल आई, तो उसकी अच्छी होती है कि खराब होती है? गलत। परसेंटाइल में डिपेंड नहीं करेगा कितने बच्चों ने दिया है, क्योंकि ये रिलेटिव मेजर है। अगर 10 बच्चे दें या 100 बच्चे दें या 1000 बच्चे दें, उसी चीज को कॉम्बैट करने के लिए ही तो परसेंटाइल की बात कर रहे हैं, रिलेटिव मेजर है, इट्स अ रिलेटिव रैंकिंग। तो अगर हम कह रहे हैं किसी की 99 परसेंटाइल है, उसका ये मतलब होता है कि 99% बच्चे जो बैठे एग्जाम में या जहां भी निकाल रहे हैं, वो उस बच्चे से कम मार्क्स लाए। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली परसेंटाइल मीन्स। तो जो टॉप रैंकर होगा, जिसका फर्स्ट मान लो 100 बच्चे हैं और उस किसी का पहला रैंक आया, तो कितने बच्चे उसके नीचे होंगे? 99, तो उसकी परसेंटाइल कितनी होगी? वो जो हाईएस्ट आया उसके जो मार्क्स या परसेंटेज है उसके अकॉर्डिंग फिर दूसरे वाले जो उसके नीचे उसके निकालेंगे ना। नहीं समझ में आया, मतलब 100 स्टूडेंट्स हैं तो स्कोर कार्ड भी अगर अपन आउट ऑफ 100 लिया, फर्स्ट स्टूडेंट ने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है तो उसके नीचे लाइक किसी का 98 है, उसकी परसेंटेज उसी से निकलेगी, उसकी परसेंटेज निकलेगी, एग्जैक्टली। तो परसेंटेज और परसेंटाइल में फर्क होता है। परसेंटेज क्या होती है? हाँ, कि भाई 100 में से इसके 80 नंबर आए, तो कितना कितना परसेंटेज हुआ? 80% हुआ।
लेकिन उसके 100 में से 80 नंबर आए तब भी उसकी परसेंटाइल 99 हो सकती है। कब हो सकती है? जब बाकी सबके उससे कम आए। एग्जैक्टली जब बाकी सबके 80 से भी कम आए। तो परसेंटाइल इज हेल्पिंग यू अंडरस्टैंड द रिलेटिव पोजीशन। अब क्वेश्चन पेपर बहुत हार्ड आ गया, मेरे नहीं आ सकते 100 नंबर, मेरे तो 60 ही आए, लेकिन मेरे सबसे अच्छे आए, मतलब हाईएस्ट आए मेरे। तो क्वेश्चन पेपर को नॉर्मलाइज कर दिया गया, मतलब क्वेश्चन पेपर को नहीं, जो रैंकिंग्स थी, जो परसेंटेज थी जो बच्चों की। अब जैसे मान लो कैट में कोई कहे कि मेरे 80% आए, अब कैसे समझे? अगर पेपर हार्ड था तो ठीक है, अच्छी परसेंटेज है, पेपर बहुत आसान था तो खराब परसेंटेज है, फिर अच्छी आनी चाहिए थी तुम्हारी परसेंटेज, करेक्ट? तो ये समझने के लिए मुश्किल है कि किसकी परसेंटेज कितनी है, तो उससे उसका रैंक समझना मुश्किल है कि उसने अच्छा किया परफॉर्म की खराब किया, करेक्ट? आर यू विद मी? समझ में आई कि परसेंटेज की क्या कमी रही? इसके लिए परसेंटाइल आया ताकि हमें रैंकिंग पता चले कि 80 नंबर तो आए, लेकिन 80 नंबर भी उस पेपर में आना बहुत बड़ी बात थी। ये कैसे पता चला? क्योंकि उसकी परसेंटाइल 99 आई। समझे? तो परसेंटाइल इज हेल्पिंग अस टू अंडरस्टैंड द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द एलिमेंट, और जो भी जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, ऑफ द पर्सन इन द एंटायर डेटा सेट। तो रिलेटिव पोजीशन क्या है? 80 नंबर वाले की भी फर्स्ट पोजीशन आ सकती है, 60 नंबर वाले की भी फर्स्ट पोजीशन आ सकती है। तो जब हम कहते हैं परसेंटाइल, तो 99 परसेंटाइल मतलब 99% ऑफ द डेटा लाइज बिलो दिस पॉइंट। अच्छा वो क्वेश्चन मैं बाद में पूछूंगी, इसमें आगे आएगा, दैट इज अगेन हम ब्रेन टीजर, वो बाद में देखेंगे। अच्छा, अब एक चीज है, परसेंटाइल इज अ टाइप ऑफ क्वांटाइल। क्वांटाइल क्या होता है? डेटा सेट को डिवाइड करना हिस्सों में, है ना? क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा डेटा सेट है, 4 हिस्सों में भी डिवाइड कर सकते हैं, 10 में भी डिवाइड कर सकते हैं, समझने के लिए डेटा को हिस्सों में डिवाइड करने से समझना आसान हो जाएगा। तो परसेंटाइल वो क्वांटाइल है जिसने 100 हिस्सों में बांट दिया, समझ गए? क्वांटाइल एक ऊपर वाली चीज हो गई, उसके अंदर आया क्वार्टाइल जो यहाँ लिखा है, और एक आया परसेंटाइल। परसेंटाइल ने कितने हिस्सों में तोड़ दिया? 100 हिस्सों में, परसेंटाइल सेंट। और क्वार्टाइल ने कितने हिस्सों में तोड़ा? 4 हिस्सों में तोड़ दिया। हेंस द नेम। क्वांटाइल है दोनों, पर एक परसेंटाइल है और एक क्वार्टाइल है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ डिविजन्स इन द डेटा। डेफिनेशन पे जाएंगे तो परसेंटाइल क्या है? जो 100 इक्वल में करे, एंड इट इज अ वे टू एक्सप्रेस द रिलेटिव पोजीशन ऑफ अ वैल्यू विद इन अ डेटा सेट, ऑल्सो नोन एज सेंटाइल। It indicates the percentage of values in a data set that falls below a specific value, यानी कि रैंक बताता है, सिंपल सादा भाषा में, ठीक है? रैंक बताने में मदद करता है परसेंटाइल। उसी तरह से इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। पहले क्या करेंगे? ऑर्डर करेंगे, ऑब्वियसली, क्योंकि रैंक निकालनी है। अब तुमने ऑर्डर ही गलत कर दिया तो उसका कोई सेंस नहीं है। जैसे मीडियन में हमने ऑर्डर करते हैं, उसी तरह से परसेंटाइल में पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो भी हमारा यूज है उसके हिसाब से ऑर्डर करेंगे, जिसमें एन डेटा पॉइंट्स हैं जो भी है। कैलकुलेट द रैंक ऑफ द डिजायर्ड परसेंटाइल, यानी कि अब मुझे निकालना है कि 75 परसेंटाइल पे कौन सा डेटा पॉइंट लाई करता है, करेक्ट? तो 75 परसेंटाइल पे कौन सा लाई करता है निकालेंगे हम। 75/100 इंटू n+1। एन क्या है? हाँ, डेटा पॉइंट्स, टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स। तो रैंक निकल जाएगी p/100 इंटू n+1। परसेंटाइल, अब रैंक दे रखी है, परसेंटाइल निकालनी है, तो रैंक बाई n इंटू 100, ठीक है? अच्छा, इसमें भी ये n+1 से मल्टीप्लाई किया है, ये भी तुमको सोचने का है कि क्यों किया है। अभी सोचो, p/100 इंटू n भी तो कर सकते थे, है ना? 75 परसेंटाइल ही तो निकालना था, तो 75/100 इंटू 10 पॉइंट्स थे, तो 75/100 इंटू 10, तो 7.5 जो रैंक है वो तुम्हारा क्या दे रहा है कि इसके नीचे 75% डेटा लाई करता है और उसके ऊपर 25%, यही तो बता रहा है परसेंटाइल। तो n+1 क्यों किया? अब स्क्रीन में इशू तो नहीं आ रहा है? नो मैम। गुड, ओके। चलो ये सोचो, कहाँ गया? ये सोचो,
जो मैंने समझाया है उसी को वो करो। मतलब मैंने इसका आंसर बता चुकी हूँ एक तरह से डेफिनेशन में। ये वहाँ पे परसेंट है 75 का क्या एग्जांपल दिया, 75 मतलब उससे नीचे कितना है, 45 से ऊपर होगा, मतलब वो डेटा पॉइंट, वो एग्जैक्ट डेटा पॉइंट होगा, आपको उसको ऐड कर देंगे, जो डेटा पॉइंट लिया है उसको ऐड कर देंगे, तो वो भी तो पता चलेगा कि वो अच्छा इससे नीचे 75% है, इससे ऊपर 25%, लेकिन जो डेटा पॉइंट है वो कहाँ पे लेवल है। ओके 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 ठीक है, और बताओ। कोई है? थोड़ा थोड़ा तुम्हारा सही है, तुम पहुंचे हो थोड़े। कोई भी नहीं है ऑनलाइन? चलो कोई बात नहीं। इसको इसलिए किया है, अभी मैंने क्या बताया, इससे आगे वाला क्वेश्चन भी एक्चुअली वो जो मैं बोल रही थी कि बाद में आएगा ब्रेन टीजर। अभी मैंने कहा कि परसेंटाइल वो होता है जिसमें 75 परसेंटाइल निकाल रही हूँ तो 75% डेटा नीचे लाई करता है और 25% डेटा ऊपर लाई करता है। तो n+1 से इसलिए मल्टीप्लाई किया। अभी मान लीजिए कि 10 पॉइंट्स हैं, तो 10th पॉइंट जो है उसके नीचे कितना डेटा लाई करेगा? 90% डेटा लाई करेगा, राइट। और ऊपर कितना डेटा लाई करेगा? 0। वो तो आखिरी डेटा पॉइंट है ना। ऊपर कितना डेटा लाई करेगा? 0। ये n होता अगर, और मुझे 90% निकालनी होती तो 90/100 इंटू n कितना आया? n कितना है? 10। कितना आया? 9th पोजीशन आई। हाँ 9th पोजीशन आई n से, जबकि एक्चुअल में पोजीशन क्या आनी चाहिए थी? 10 आनी चाहिए थी। नहीं समझे? मैंने कहा रैंक जो है वो है p/100 इंटू n+1। यही कहा। डेटा ले लेते हैं 1 2 3 4 अप टू 10। ये 10 का क्या परसेंटाइल होना चाहिए विद डेफिनेशन बताओ, थ्रू डेफिनेशन बताओ। 90 ऑनलाइन क्या होना चाहिए? 100 होना चाहिए। और बाकी बताओ। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 10 का परसेंटाइल कितना होना चाहिए? 90 परसेंटाइल होना चाहिए ना। 90% डेटा 10 के नीचे लाई करता है ना। इसके लिए सॉरी 9.9 रैंक, तो 90 परसेंटाइल से रैंक कितनी आई? 9.9 विच इज 10, करेक्ट। तो इसके लिए यहाँ पे हमने n+1 किया। इफ दिस वाज n तो डेफिनेशन खराब हो जाती, मतलब कि क्योंकि हमारी डेफिनेशन ये है कि 90% डेटा नीचे लाई करना चाहिए। तो अगर ये n होता तो ये p/100 इंटू n 10 आता, 90 आता, 9.0 9th पोजीशन आती, विच इज रॉन्ग, क्योंकि 9th पोजीशन के नीचे तो 80% डेटा लाई करता है। समझ गए? तो बस फॉर्मूला जो है वो आपकी डेफिनेशन के साथ जा रहा है। गुड क्वेश्चन, इसको सोच के आना नेक्स्ट क्लास में। वेरी गुड आंसर। अब ये क्यों इसको सोच के आना कि परसेंटेज एग्जिस्ट करता है। ओके ठीक है। इसको ये एक बार सर्च करना, थोड़ा सा सिंपल है, इजी है, और नेक्स्ट क्लास में बताना। दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन, यहाँ पे अभी आएगा नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट करते हैं और क्या होता है। बस सिमिलरली क्वार्टाइल होता है। अभी 100 में डिवाइड किया, अभी इसको कितने में? 4 में डिवाइड किया।
क्वार्टाइल कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये तुम्हारे पास डेटा सेट गिवन है, Q1, Q2, Q3, Q2 मीडियन होता है, मेक सेंस? 4 पार्ट में डिवाइड किया ना, 25% डेटा, 25%, 25%, 25 लाई करेगा। अच्छा ये तो मिनिमम लिखा हुआ है, अरेंज करके डिवाइड करेंगे। हाँ अरेंज करके। ये मीडियन पॉइंट है, यहाँ पे कितना डेटा है 50% और यहाँ पे कितना है 50%। तो Q2 जो होता है वो मीडियन के बराबर होता है, मेक सेंस राइट, क्योंकि मीडियन हमारा मिडिल वैल्यू होता है। तो Q2 इज इक्वल टू मीडियन। और Q1 का जो पॉइंट होता है, जो आपको Q1 निकालना है, ये जो होता है दिस इज योर 25th परसेंटाइल पे जो पॉइंट लाई करना है। Q2 कौन से परसेंटाइल हो गया 50 और Q3 75, तभी तो 4 हिस्सों में डिवाइड होगा। ये तो रैंकिंग ही तो बताएगा, तो वो वाली रैंक आ जाएगी जिससे 4 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है डेटा, सही है। ये तो ये तुम्हारा Q1 वाला पॉइंट हो गया, ये Q2 हो गया और ये Q3 हो गया। डेटा जो है 25, 25, 25, 25, 4 क्वार्टर उसमें डिवाइड हो गया डेटा। हिमांशु क्वेश्चन आगे बताऊंगी मैं, वो 100 परसेंटाइल वाला क्वेश्चन है, वो आगे आएगा अभी, जो आपको सोचना है। चलिए क्वार्टाइल भी क्लियर हो गया, परसेंटाइल भी क्लियर हो गया। इसकी कैलकुलेशन एग्जैक्टली परसेंटाइल से हो जाती है, 25, 50, 75 करके जैसे ये निकाला। तो परसेंटाइल और क्वार्टाइल डन। ओह सॉरी, चलो ये कर लो, क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। हो गया ऑनलाइन? किसका हो गया? क्या चक्कर है, ऑनलाइन में कोई जवाब नहीं आ रहा है। थम्स अप कर दिया करो, जिसका भी हो जाए तो पता चल जाता है। हाँ तो मुझे लग रहा है पिछली साल में मैंने एक चीज थोड़ा गड़बड़ बता दी। चलो उस पर दोबारा जाएंगे, दोबारा बताऊंगी क्या गड़बड़ हुई। सही बताया, मतलब थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। ये वाला ये हो गया। ये तो सिंपल फॉर्मूला में पुट किया है, फाइंड परसेंटाइल ऑफ स्टूडेंट्स विद मार्क्स इक्वल टू 60। जिसके 60 मार्क्स हैं उसका परसेंटाइल निकालना है। तो परसेंटाइल कैसे निकाला, उसका रैंक लिया, रैंक 3 है तो 3/10, 10 टोटल वैल्यूज हो गई इनटू 100, 30 परसेंटाइल गोज विद द डेफिनेशन। 11 नहीं, इसमें नहीं था ना 11, परसेंटाइल निकालते हैं तब था 11, तो रैंक निकालते हैं परसेंटाइल बाय 100 इंटू n+1। नहीं डिफरेंट है ना, ये देखो परसेंटाइल बाय 100 इंटू n+1। नीचे लेके गए उसको, वो बताते हैं। बट रैंक थर्ड कैसे आएगी? लाइक हाईएस्ट मार्क्स तो 92 है ना, हाँ तो फर्स्ट रैंक तो 92 क्यों नहीं है? अच्छा वो ठीक है, वैसे मत देखो, पोजीशन से देख लो, यूज केस बदल दो, मतलब ठीक है, दैट्स फाइन। वो यूज केस के हिसाब से वो 70 हो जाएगा, दैट इज फाइन। अभी रैंकिंग के हिसाब से देख लो, इसको 3 मान लो। हाँ वैसे मत मानो कि कितना, मतलब अच्छे मार्क्स हैं तो अच्छा परसेंटाइल, जस्ट गो विद द पोजीशन। अभी ये 30 परसेंटाइल जा रहा है ना डेफिनेशन के साथ, जा रहा है ना। क्यों जा रहा है, क्योंकि 60 के नीचे जो भी डेटा होगा, 59 भी अगर यहाँ पे होगा तो वो इसके नीचे ही लाई करेगा ना, 60 के नीचे। तो 70% इधर लाई करेगा और 30% इधर लाई करेगा, करेक्ट है ना। तो 30 परसेंटाइल सही आ रहा है ना, सही आ रहा है ना। 20 तो नहीं आएगा, क्योंकि 20 परसेंटाइल में तो सिर्फ ये 55 के नीचे वाला कंसिडर होगा,
है ना, 650 इधर भी तो कुछ हो सकता है, तो 30 पूरा ही नीचे वाला पूरा कितना होना चाहिए 30 और ऊपर वाला पूरा 70, तो ये 30 बैठा, सबका 30 आ रहा है, सही है, ठीक है, सबका आ रहा है ना, ओके, तो ये 30 परसेंटाइल आ गया। अब बोल रहे हैं व्हाट वैल्यू एग्जिस्ट एट परसेंटाइल रैंकिंग ऑफ 25th, तो ये लगाया 25/100 इंटू 11, जो पीछे पहले देखा था 25/100 इंटू 10 + 1 किया, तो ये कितना है 2.75, 25 परसेंटाइल है ना ये, 25 परसेंटाइल पे पूछा है कि कौन सी रैंक वाला जो एलिमेंट है वो 25 परसेंटाइल पे आता है, तो आंसर आया 2.75, यानी कि यहाँ पे कहीं पे, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी डेटा होगा उसके 25% इधर लाई करेगा और 75% उधर लाई करेगा। अब इसके अंदर ये होता है डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। अब 2.75 इंडेक्स आया, अब डेटा में तो 2.75 पे कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, सो नाउ देयर आर टेक्निक्स लाइक इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन का क्या मतलब होता है, ऐसे मान लिया जाता है कि इसके बीच में डेटा होगा तो उसको लीनियरली डेटा बना दिया जाता है, ठीक है, यानी कि अब जैसे ये 2.75 आया तो डिफरेंस कितना है 5 का है, तो 0.75 इंटू 5 कर देंगे, लीनियर स्केल क्रिएट कर दिया, मतलब यहाँ मान लिया कि वैल्यूज हैं, अगर होती तो 0.75 से मल्टीप्लाई कर दिया डिफरेंस को, समझे बात, समझे। हो सकता है कहीं पे सिर्फ मीन ही ले दें कि 55 + 60/2 2.75 आया, लेकिन फिर भी मीन ले लें, कहीं पे हो सकता है 2.75 को राउंड ऑफ कर दें और 3 बना दें और आंसर बोल दें 60, सो ऑल दैट इज फाइन, इट डिपेंड्स अपॉन कि क्या यूज केस है और क्या फॉर्मूला यूज हो रहा है। जैसे पाइथन में आप परसेंटाइल निकालोगे तो हो सकता है वो कुछ और वैल्यू दे दे, कोई और लाइब्रेरी यूज करके निकालोगे हो सकता है कुछ और वैल्यू दे दे, लेकिन मतलब सबका सेम ही रहेगा, वैल्यू थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि वो इंटरपोलेशन से निकाल रहा है या नियरेस्ट नेबर से। नियरेस्ट नेबर्स को होगा तो रैंक को 3 कर देगा और इंटरपोलेशन होगा तो 0.75 इंटू दिस गैप कर देगा, ठीक है, ये समझ में आ गया, ये स्लाइड समझ में आ गया, और ये वैल्यूज में कोई गलती नहीं है, ये समझ में आ गया कि 30 परसेंटाइल होगा ये और ये यहाँ होगा, ऑनलाइन सबको ये स्लाइड समझ में आ गई। देन आई गो बैक टू द प्रीवियस स्लाइड, वहाँ एक चीज मैंने शायद 90 बोला था, ठीक है, मैं एक बार इसकी प्रीवियस स्लाइड पे जाती हूँ, शायद वहाँ पे मेरे को बोलने में कुछ एक गलती हो गई थी। जो हमने ये डेटा बनाया था ना 1 से लेके 10 तक, तो मैंने शायद बोला था 10th 90 परसेंटाइल होगा, क्योंकि 90% ऑफ द डेटा बिलो है, वो 99.999 परसेंटाइल होगा, क्योंकि सारा डेटा उसके नीचे है, ऑल द डेटा लाइज बिलो इट। 90 परसेंटाइल अगर मैं बोलूंगी तो फिर तो 10 परसेंटाइल उसके 10% डेटा उस साइड भी होना चाहिए, क्योंकि 100 परसेंटाइल का मतलब है, अब मुझसे आंसर दिलवा दोगे इसका, कि 100% डेटा नीचे लाई करता है, तो वो खुद भी तो एक डेटा पॉइंट है, खुद तो खुद के नीचे लाई नहीं कर सकता, इसलिए जैसे कि इसमें सही कहा था कि परसेंटाइल 100 नहीं होती है, जो एक ईज के लिए या एक बोलने के लिए जो फर्स्ट आता है या जिसकी 99.9999 आई है तो उसकी बोल देते हैं कि ये 100 परसेंटाइल है, जस्ट फॉर ईज ऑफ कम्युनिकेशन, अदरवाइज परसेंटाइल्स कैन आर नॉट 100%, क्योंकि 100% डेटा नीचे नहीं लाई कर सकता। यही क्वेश्चन था जो किसी ने पूछा था, हिमांशु ने पूछा था, यही सवाल था कि परसेंटाइल 100 हो सकती है कि नहीं, तो नहीं होती है, ईज ऑफ कम्युनिकेशन के लिए ऐसा बोल देते हैं। तो यहाँ वो वाली मिस्टेक हो गई थी बोलने में कि 90 परसेंटाइल होगा 10th पोजीशन, इट इज 99 परसेंटाइल, वो फॉर्मूले से भी वही आएगा, वो 9.9 आ रहा था याद है, रैंक 9.9, तो वो 99 रैंक भी 9.9 आगे राउंड ऑफ किया 10 और परसेंटाइल भी उसकी 99 या ऐसे कुछ परसेंटाइल आएगी, ठीक है, वो मेरे से मिस्टेक हो गई थी बताने में, 90 बोल दिया था मैंने। अच्छा, इसमें क्या बोल रहे हो तुम? इसमें हम इसको तो अरेंज करेंगे तो आना चाहिए ना नीचे वाला, मतलब वैल्यू से सही है, तो हाँ, ये आई थिंक इसको प्रैक्टिकली करके देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों किया है, प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि फॉर्मूला जस्टिफाई करता है कि नहीं। ये एक सिंपल डेटा सेट लेते हैं। अच्छा, प्रतीक का क्वेश्चन है कि ये n+1 क्यों नहीं है यहाँ पे, ये इसको नीचे लेके जाएंगे तो रैंक बाय n+1 ही तो होगा, तो मेरे को भी नहीं पता, करके देखते हैं। एक डेटा सेट लिया 1 से 10, ठीक है,
अभी मेरे को निकालने का है रैंक, ठीक है, रैंक निकालनी है। किसकी निकालने का है? मान लीजिए सेकंड 10 की, थर्ड की, मतलब 60 की तरफ जाना है तो भी ओके ठीक है ठीक है। तो अब मेरे को रैंक निकालना है तो मैं थर्ड की नहीं निकाल सकती, परसेंटाइल देखते हैं, ठीक है। तो परसेंटाइल मान लो हम निकालते हैं, ये कितना आएगा 25 30। अच्छा तुम उल्टा कर रहे हो, परसेंटाइल निकालना चाहते हो। परसेंटाइल निकालेंगे तो परसेंटाइल का फॉर्मूला है रैंक बाय n इंटू 100। इसकी रैंक कितनी है 3 बाय n इज 10 इंटू 100, क्या आया 30 परसेंटाइल। 30% डेटा नीचे 70% डेटा ऊपर, जस्टिफाई हो गया। दूसरा वाला देखते हैं, अब 30 परसेंटाइल की रैंक निकाल के देखते हैं, सही है। तो 30 परसेंटाइल की रैंक इस फॉर्मूले से निकालेंगे तो 30 बाय 100 इंटू 11 कितना आया 33, नहीं सॉरी 3.3 कितना रैंक आया 3.3 आया। राउंड ऑफ किया, अभी बताया था ना दो तरीके होते हैं, या तो इंटरपोलेट कर दो या राउंड ऑफ कर दो। राउंड ऑफ किया, रैंक कितना आया 3, जस्टिफाई। अब ऐसा करते हैं वो वाले फॉर्मूले से करते हैं, n करके देखते हैं। तो 30 बाय 100 इंटू 10 कितना आया 3। आई थिंक ये जो फॉर्मूला है, ये जब डेटा सेट का साइज बढ़ेगा या कुछ होगा ना तो ये मतलब दिस विल मेक सेंस। अभी क्या है, इवन 3.3 इज इक्वल टू 3, राउंड ऑफ करेंगे तो 3.3 रैंक भी 3 है। क्या करेक्ट, हाँ मतलब ठीक है, अभी देखते हैं, रुको। बट मैम रैंक में तो लाइक पॉइंट का भी डिफरेंस आता ही है ना, लाइक पॉइंट आते हुए तो रैंक चेंज हो जाती है स्टूडेंट्स वो तो मार्क्स में, हाँ मतलब मार्क्स में अगर पॉइंट्स का भी डिफरेंस है तो रैंक बदल जाती है। परसेंटेज की बात करते हैं तो अब वहाँ पे जैसे 10 की जगह तुम 1 लाख ले लो, 1 लाख में 1 ऐड करोगे और 10 में 1 ऐड करोगे, डिफरेंस तो होता ही है ना मल्टीप्लिकेशन में। 1 लाख में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करोगे सारा वो डिफरेंस। हाँ वेरी गुड, वही पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। सही है। तो ये क्योंकि ज़्यादा डेटा सेट पे करते हैं तो दिस मेक सेंस। इसको ऐसा करो, लेट्स नॉट डिस्कस इट अभी, मैं भी इसको देखूंगी और तुम भी इसको देखना और तुम मेरे को आंसर करना नेक्स्ट क्लास में कि ऐसे क्यों होता है, ठीक है। और ऑनलाइन वाले भी, तो इसका क्लैरिटी आ जाएगा कि ये नीचे क्यों नहीं गया डायरेक्टली, ठीक है। मैं भी इसे देखूंगी कि क्या इसमें वो हुआ। गुड, ओके ठीक है। ये हो गया अपना, ये एग्जाम्पल तुम सॉल्व कर ही चुके हो, ये हम डिस्कस कर लिए। ये क्लास ओवर हो चुका है गैस ना, 36 हो गया। सिंपल है ये, वैसे तो मैं बता देती हूँ। रेंज इज सिंपली मैक्स माइनस मिन, ठीक है। जो भी मैक्स वैल्यू है माइनस मिन वैल्यू, रेंज तो पूरा बता दिया कि डेटा सेट कितने रेंज में लाई करता है। इंटर क्वार्टाइल रेंज अगेन Q3 माइनस Q1, जो Q3 पे वैल्यू आई और जो Q1 पे वैल्यू आई, दोनों का डिफरेंस लिया, इंटर क्वार्टाइल रेंज। दोनों में क्या फर्क होगा कोई बता सकता है इन टर्म्स ऑफ यूजेज, मतलब इन टर्म्स ऑफ इंपॉर्टेंस या एडवांटेज डिसएडवांटेज। जो आपने एसडी का बताया था, फर्स्ट एसडी सेकंड एसडी के डेटा लाइक करते हैं, तो मैं क्वार्टाइल में मेरे को वही बताता है कि मैक्सिमम डेटा मिडिल में लाई कर रहा है। ऑल्सो एक चीज आप देखेंगे कि क्योंकि हम Q1 से Q3 के बीच में ले रहे हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज, हाँ आधा डेटा आ जाएगा। ऑल्सो इट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द डेटा एट द एक्सट्रीम, लेकिन रेंज जो है अगेन, अगर जैसे एक ओवरसीज डेटा है तो वो 10 करोड़ की रेंज आ गई, अगर किसी का पैकेज 1 करोड़ 10 करोड़ लग गया, जबकि एक्चुअल में जो डेटा था उतना रेंज में था नहीं, ठीक है। सो इंटर क्वार्टाइल रेंज उसको कॉम्बैट करता है और बीच का डेटा आपको देता है 50%, मतलब मैक्सिमम डेटा किधर लाई करता है, 50% डेटा इस रेंज में लाई करता है। सो इट हेल्प्स टू ओवरकम द डिसएडवांटेज ऑफ रेंज विच इज मैक्स माइनस मिन। समझ में आया यहाँ तक? ओके, सो ये अपना है जो अभी हमने आंसर कर ही दिया कि परसेंटाइल भी एग्जैक्टली 100, तो ये आपको बताता है कि वो कभी भी
एग्जैक्टली 100 नहीं हो सकती है, डेफिनेशन अपने आप ही आपको बात बताती है। हाईएस्ट वैल्यू इज 99 और क्लोज टू 100, 99.9999 समथिंग। ईज के लिए हम उसको राउंड ऑफ कर देते हैं बोलने के लिए, तो हमें ऐसा लगता है कि 100% तो होता है, बट नहीं होता है। सो आई थिंक दैट्स yes, that's it for today. ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे, आपका रिवीजन भी हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में कि हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था, क्वार्टाइल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो यस, that's about it. Now I think we can take some doubts.